चैप्टर 1301 to 1310। ये ज़िवेन ने उसे एक तलवार से पूरी तरह से मार डाला, जिसने सभी को एक बड़ा झटका दिया। विशेष रूप से दर्शकों के बीच कई आधे चरण दिव्य क्षेत्र के स्वामी थे और यहाँ तक कुछ आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण के स्वामी भी थे। जब उन्होंने वास्तव में इस तलवार को देखा तो उनके चेहरों पर एक दुर्लभ गरिमापूर्ण रूप दिखाई दिया। शायद ये शिवेन ने वास्तव में उस तलवार में कोई महान मार्शल आर्ट नहीं दिखाया था, लेकिन उसकी गति अकेले ही कई लोगों को डर से कांपने के लिए काफ़ी थी। दायरे को आगे बढ़ाने के लिए दायरे की बहुत गहरी समझ की आवश्यकता होती है, लेकिन लोगों को मारने के लिए केवल एक निश्चित बिंदु पर चरम पर पहुंचने की आवश्यकता होती है। ये ज़िवेन की गति इतनी तेज थी कि जिन हाई लूज प्रतिक्रिया करने से पहले उसे एक तलवार से मार सकते थे। क्या क्षेत्र, क्या मार्शल आर्ट की समझ! इस क्षण सब क्षणभंगुर बादल बन गए। यह कुछ भी नहीं था, यह एक हास्यास्पद मजाक बन गया। ये लोग सार देखने के लिए वास्तव में चीजों की सतह के आर पार देख सकते थे। ये शिवेन की गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में उन विशेषज्ञों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन के सामने जिन हाई का लूज प्रैक्टिशनर वास्तव में इतना कमजोर होगा। यह सिर्फ एक चाल थी और वो सीधे ये शिवेन द्वारा मारा गया। जब उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये ज़िवेन पहले से ही हाफ सटेप सेलेस्टियल रियल्म अर्ली सटेप सेलेस्टियल रियल्म मास्टर्स में से एक के सामने दौड़ चुके थे और सुनहरी लंबी तलवार ने शून्य में एक लंबी शक्तिशाली रोशनी खींची। पुची एक आधा कदम दिव्य क्षेत्र प्रारंभिक चरण दिव्य क्षेत्र मास्टर सीधे मौके पर खून की धुंध के बादल में कट गया था। इस समय सभी ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। लानत है, धिक्कार है, छोटा चोर, चुपके से हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हरामी! टेंग यांग और भी उग्र था। तू ज़िवेन ने उत्तराधिकार में 2 अर्धचरण दिव्य क्षेत्र प्रारंभिक चरण दिव्य क्षेत्र स्वामी को मार डाला, जो न केवल उसके लिए एक बड़ी शर्म की बात थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक बड़ी क्षति भी थी। उसके लिए 2 आधा चरण दिव्य क्षेत्र प्रारंभिक चरण दिव्य क्षेत्र फिर से अधीनस्थ होने में कितना समय लगेगा? हालांकि उसका समर्थक टेंग टोंगटियन था। टेंग टोंगटियन के पास न केवल वह था और उसके ये अधीनस्थ उसके सभी संसाधन, उसकी सारी ताकतें थे। अगर उसे भारी नुकसान हुआ तो टेंग टोंगटियन के सामने उसकी स्थिति भी गिर जाएगी। कमाल है, ब्रैगगार्ड किंग अद्भुत है। ये ज़िलान की आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन इतनी शक्तिशाली निकलेगी। न केवल ये जिलान, बल्कि ये फैंग, जियान वीबो और यान फेआंग भी। इन 3 लोगों को सबसे ज्यादा झटका लगा। इनमें से हर एक समुद्री दौड़ विशेषज्ञ जो दिव्य अस्तित्व क्षेत्र में आधा कदम था, एक विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि ये प्रतिभाएं भी उन्हें केवल दबा सकती थीं और उनके पास थोड़े समय में उन्हें मारने का कोई उपाय नहीं था। आखिरकार उन्होंने जो समय दिव्य अस्तित्व क्षेत्र में बिताया था वह बहुत कम था और उनका संचय काफी कम था। लेकिन ये शिवेन के सामने ये कुछ भी नहीं लग रहा था। कुछ ही समय में आधे कदम दिव्य क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ ये ज़िवेन के हाथों दुखद रूप से मर गए। उनमें से लूज कल्टीवेटर गोल्डन सी भी था, जिसने पहले उन्हें दयनीय स्थिति में धकेल दिया था। क्या ये ज़िवेन की असली ताकत थी? इस समय वे अंततः समझ गए थे कि ये कियान अविचलित क्यों था, चाहे उन्होंने ये ज़िवेन से कितना भी सवाल किया हो। संभवतः ये कियान को पहले से ही ये ज़िवेन की ताकत के बारे में पता था। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो ऐसा लगा कि वे वास्तव में उस समय विदूषक बन गए थे। अगर उन्होंने वास्तव में उस समय ये शिवेन पर हमला किया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। वे निश्चित रूप से ये ज़िवेन के विरोधी नहीं थे, लेकिन किसी भी मामले में पहले उनके मन में चाहे किसी भी तरह की दुर्भावना थी। अब जब दुश्मन उनके सामने था, चाहे उनके पास किसी भी तरह के विचार हों, ये ज़िवेन अब जितना मजबूत था उतना ही अधिक लाभ यह सभी के लिए होगा। अच्छा नहीं है, टेंग यांग ये शिवेन पर हमला करने वाला है। तू फैंग अचानक चिल्लाया, ये ज़िवेन, सावधान रहो, जल्दी वापस आओ, उस टेंग यांग से सावधान रहो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टेंग यांग पहले ही तुरंत उनके सामने आ गया था। टेंग यांग अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण के शिखर पर एक शीर्ष विशेषज्ञ थे। एक बार जब उसने हमला किया तो उसने पूरी तरह से अलग भयानक ताकत दिखाई। हालांकि यह केवल एक छोटा सा क्षेत्र था, फिर भी अंतर की दुनिया थी। यदि यह ये फैंग और अन्य होते तो वे लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते थे। यह अफसोस की बात थी कि उसका सामना ये ज़िवेन से हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य ज्ञान के अनुसार ताश नहीं खेलता था। ये ज़िवेन अक्सर सामान्य ज्ञान के अनुसार ताश नहीं खेलते थे और उनकी ताकत अक्सर सामान्य ज्ञान के अनुसार ताश नहीं खेलती थी। हालांकि वह केवल कानून के चरण के दायरे के 7वें स्तर के शिखर पर था। इस अवधि के दौरान वह लगभग हर दिन आधे चरण या आकाशीय दायरे के मध्य चरण घोस्ट शैडो किंग की तलाश कर रहा था और उसने बहुत कुछ जमा कर लिया था अनुभव का। जब एक आधे कदम वाले दिव्य दायरे के मध्य चरण के मास्टर का सामना करना पड़ा तो वह वापस लड़ने के लिए शक्तिहीन नहीं था। डांग! जैसे ही टेंग यांग ने हमला किया, एक बड़ा हाथ का निशान सीधे नीचे गिरा। ये क्वन के सिर के ऊपर 8 ट्रेज़र यूनिवर्स कड़ाही पर थप्पड़ मारा।
मौके पर 8 खजाना ब्रह्मांड देग से एक हिंसक लहर निकली। 8 खजाना ब्रह्मांड देग से नीचे लटक रहे हल्के पर्दे भी हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करते थे, जैसे कि पानी में एक पत्थर को तोड़ दिया गया हो। लहरों के चक्र पर चक्र खिलते हुए फूलों की तरह खिल गए। येज़िवेन दंग रह गया और कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ा ही था, और अत्याचारी शरीर की भी खेती की हथेली लेने से वास्तव में उसे अपनी छाती में जकड़न की बेहोशी महसूस हुई। वह चुपके से अपने दिल में चौंक गया। यह टेंग यांग अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण की साधना के शिखर पर होने के योग्य था। उसकी साधना और येशिवेन की साधना के बीच का अंतर बहुत अधिक था। एक घातक जनरेशन गैप बनाने के लिए 4 लोगों का गैप काफी था। भले ही येशिवेन आसानी से एक आधे कदम के दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण के मास्टर का वध कर सकता था, फिर भी टेंग यांग का सामना करते समय वह बेहद चौंक गया था। अभी अभी अगर यह 8 खजाना ब्रह्मांड कॉल्ड्रॉन के लिए अधिकांश शक्ति को ऑफसेट करने के लिए नहीं था, तो केवल वह हथेली भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, भले ही उसके पास अत्याचारी शरीर हो। और जिनके पास अत्याचारी शरीर नहीं था, वे मांस के पेस्ट के द्रव्यमान में बदलकर सीधे मौके पर ही मारे जाएंगे। और जब वह अपने दिल में बेहद हैरान था, तो टेंग यांग भी अपने दिल में बेहद हैरान था। वह अपनी ताकत को अच्छी तरह जानता था। अभी अभी उनका आक्रमण अत्यंत निर्मम था और पीछे नहीं हटे। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे, इसलिए उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन के पास वास्तव में इस तरह की क्षमता है। अपनी हथेली को सिर पर रखते हुए वह वास्तव में केवल कुछ ही कदम पीछे हटे। वह महसूस कर सकता था कि यह एक स्वर्ग स्तर का जादुई हथियार था, और यह शायद उच्च कोटि का जादुई हथियार था। ये परिवार की छोटी लड़की की एमी पेसर की तुलना में ग्रेड और भी अधिक था। उसकी आंखों में थोड़ा सा लालच चमक उठा, और उसने चुपके से अपने दिल में ठंडी सूंघ ली। इस तरह का प्राकृतिक खजाना उसके जैसे असली बिजलीघर के हाथों में होना चाहिए। इस कानून प्रकटीकरण दायरे के बच्चे के हाथों में यह बस परमेश्वर के उपहार की बर्बादी थी। और अगर वह इस कीमती देग को प्राप्त कर सकता है, तो उसका बचाव मौके पर एक स्तर ऊपर जाने में सक्षम होगा। उस समय भले ही उसे एक अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र गुरु के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा गया हो, वह बिल्कुल भी नहीं डरेगा। यह सोचकर लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे हमला कर दिया। उसके शरीर पर ची भव्य रूप से बह गया, और वह मौके पर ही थप्पड़ मार दिया। यह हथेली सीधे अंतहीन और जोरदार क्यूई ले जाती है, जैसे कि वह इस हथेली से पूरी दुनिया में प्रवेश करना चाहती है और 3000 महान संसारों में प्रवेश करना चाहती है। उसके पीछे समुद्र के असंख्य राक्षस प्रकट हुए। प्रचंड आभा की लहरों ने आकाश और पृथ्वी को भर दिया। समुद्र के ये राक्षस सभी गर्जना कर रहे थे। यह वास्तव में भयानक था। जैसे ही उसने हमला किया, उसने सीक्लैन मास्टर की भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, और जैसे ही उसने हमला किया, वह सीधे येशिवेन को मारना चाहता था। इस समय येशिवेन के हाथों ने लगातार अनगिनत सुनहरी बत्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। लगातार इस बड़े हाथ पर बमबारी की, और फिर इस बड़े हाथ ने उन्हें वहीं कुचल दिया। इस बड़े हाथ के सामने बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। जो कोई रास्ता रोकना चाहता था, वह केवल एक मृतंत होगा। येशिवेन लड़े और पीछे हट गए। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के बाद ऊर्जा की परतें निकलीं, और येशिवेन को वास्तव में लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन टेंग यांग के बड़े हाथ ने जरा भी आराम नहीं किया। एक बड़ा हाथ लगातार येशिवेन का पीछा कर रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो येशिवेन को मारना चाहता हो। लेकिन येशिवेन चाहे जैसे भी पीछे हटे, ऐसा लगता था कि उस बड़े हाथ ने उसके चारों ओर सब कुछ घेर लिया था। अंत में येशिवेन को एक मृतंत में मजबूर कर दिया। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। स्वर्ग कारावास शैली, तू ज़िवेन जोर से चिल्लाया। उसे एक मृतंत में मजबूर किया गया था, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने तुरंत अपनी उंगली की ओर इशारा किया, और अनगिनत ऊर्जा तुरंत संघनित हो गई। एक बड़ी उंगली में संघनित हुई और उस बड़े हाथ की ओर इशारा किया। आसपास के आकाश ने बमबारी की, और इस उंगली से कैद हो गया। स्काई सेवरिंग फिंगर में स्वर्ग कारावास शैली का सार वास्तव में येशिवेन को ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में अचानक सफलता प्राप्त करने की अनुमति देता है। बूम! एक अतुलनीय रूप से भयानक टक्कर हुई, और येशिवेन की हेवन प्रिजनमेंट फिंगर और टेंग यांग का बड़ा हाथ आमने सामने टकरा गया। अनगिनत भयानक ऊर्जा एक पल में जारी हुई, जैसे ऊर्जा उन्माद की परतों पर परतें। चाहे वह मारक व्यूह हो या घाटी की रक्षा करने वाली बड़ी टुकड़ी, इस भयानक शक्ति के प्रभाव में दोनों ने आसन खतरे के संकेत दिखाना शुरू कर दिया। इस समय दोनों पक्षों के उस्तादों ने सरणियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। अब मदद करने का इरादा नहीं था। इस समय वे कैसे नहीं समझ सकते कि इन दोनों व्यक्तियों की तुलना में उनकी शक्ति निस्संदेह अब भी अपर्याप्त थी। एक बार जब वे मदद के लिए गए, तो वे दूसरे व्यक्ति द्वारा मौके पर ही मारे जा सकते थे। कहने की जरूरत नहीं है, टेंग यांग की साधना अर्धचरण दिव्य दायरे के मध्य चरण में थी। सभी दिशाओं को दबाते हुए उन्हें दबाने के लिए पर्याप्त थी।
और हालांकि येज़िवेन की ताकत टेंग यांग जितनी अच्छी नहीं थी और यह नहीं कह सकता था कि वह निपट सकता है टेंग यांग के साथ, यह अभी भी उसके लिए कोई समस्या नहीं थी उनसे निपटने के लिए। हालांकि उसने जिनहाई के ढीले कल्टीवेटर और अन्य विशेषज्ञ को मारने के लिए आधे कदम वाले स्काई ह्यूमन दायरे के शुरुआती चरण में एक चुपके हमले का इस्तेमाल किया था। सभी ने देखा था कि अभी क्या हुआ था। येज़िवेन वास्तव में केवल एक चाल में टेंग यांग के खिलाफ लड़ने में सक्षम थी। भले ही वह आमने सामने लड़े, लेकिन इन समुद्री दौड़ विशेषज्ञों को खत्म करने में उसे केवल कुछ मिनट लगेंगे। उनके लिए यह दो राक्षसों के बीच का मामला था, इसलिए उनके लिए बेहतर था कि वे लापरवाही से हस्तक्षेप न करें। थम्प थम्प थम्प, येज़िवेन कुछ कदम पीछे हटे, सीधे अनगिनत हवा को कुचलते हुए, जिससे हवा का एक बड़ा क्षेत्र ढह गया, और पूरी ताकत हटाने के बाद ही वह आखिरकार रुका। लेकिन उसकी पूरी छाती अभी भी बेहद भरी हुई थी और उसकी सांस नहीं चल रही थी चिकना, और उसने लगभग उल्टी कर दी। येज़िवेन का शरीर लगातार 10 से अधिक बार हवा में लहराता रहा। फिर वह अपने पैर स्थिर करने में कामयाब रहे। उसके पैरों के नीचे हवा का एक बड़ा क्षेत्र पूरी तरह से ढह गया था और शून्य में बदल गया था। देखा जा सकता था कि इस हमले की ताकत कितनी भारी थी। उसके शरीर से एक बेहोश फीनिक्स रोना फैल गया था। उसका बढ़ता हुआ खून और क्यूई अचानक दब गए और उसका रंग फिर से शांत हो गया। हालांकि उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। प्रतिद्वंदी अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण का विशेषज्ञ था। अगर वह ट्रांसेंडेंस दायरे का सिर्फ एक सामान्य 7वां स्तर होता तो वह शायद मौके पर ही मारा जाता। यह पहले से ही सभी की अपेक्षाओं से परे था कि उसका क्यूई और रक्त सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रहा था। आसपास के अनगिनत लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। हालांकि उन्होंने येज़िवेन का दृश्य देखा था जिसमें येज़िवेन आसानी से अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के मास्टर को मार डाला था, लेकिन वे अभी भी बहुत हैरान थे कि उसने यह झटका लिया था। वह ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल 7वें स्तर पर था। यदि वे अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ होते तो वे भी इस तरह का झटका लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हो जाते। इतनी जल्दी ठीक होने में सक्षम होने का तो उल्लेख ही नहीं। यह व्यक्ति कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना? ये वंश में ऐसी प्रतिभा कब दिखाई दी? यह सही है, ये कबीला इतना शक्तिशाली कबीला है। हर पल बड़ी संख्या में प्रतिभाएं उभरती हैं। यह कुछ ऐसा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने वर्षों के अत्याचारी होने के बाद उनकी नींव की गहराई बस अकल्पनीय है। आसपास के लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे, लेकिन येज़िवेन और टेंग यांग के लिए यह एक गुजरती हवा की तरह था। येज़िवेन की नज़र टेंग यांग के शरीर पर मजबूती से टिकी हुई थी और वो उसकी किसी भी हरकत पर ध्यान दे रहा था। क्या आप वास्तव में मेरे हमले का सामना कर सकते हैं? टेंग यांग के चेहरे पर भी कुछ हैरान करने वाले भाव प्रकट हुए। यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। इसमें इतना अच्छा क्या है? क्या आपको लगता है कि आप एक भगवान हैं? कोई भी आपसे एक भी झटका नहीं झेल सकता है। येज़िवेन ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने आधे कदम दिव्य दायरे के प्रारंभिक चरण के 2 लोगों को मार डाला तुम मेरे विरोधी हो जाओगे। टेंग यांग के चेहरे पर अपनी ठंडी अभिव्यक्ति वापस आ गई और उसने बर्फीली आंखों से येज़िवेन को देखा। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये परिवार ने तुम्हें कैसे पाला। यह अफसोस की बात है कि ये परिवार ने कितने भी संसाधन खर्च किए हों, अब यह सब शून्य हो रहा है क्योंकि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। गड़गड़ाहट। इस समय टेंग यांग ने अचानक एक चाल चली। स्काई पियर्सिंग पाम सीधे आसमान में घुस गया, जिससे हमलों की परतें बन गईं जो मौके पर नीचे दब गईं। इस गगनभेदी हाथ की गति तीव्र तो नहीं थी, पर असाधारण रूप से प्रतापी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत पहाड़ उसी जगह पर गिर गए हों और सीधे येज़िवेन को वहीं कुचल दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो येज़िवेन को कुचलकर मार डालना चाहता था और उसे बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। हालांकि गति तेज नहीं थी, लेकिन उस शक्तिशाली जबरदस्ती ने तुरंत येज़िवेन को घेर लिया, जिससे उसे लग रहा था कि बचने के लिए कहीं नहीं है। यह वास्तव में भयानक था। हालांकि वह जानता था कि उसके आसपास कई जगह हैं, फिर भी वह बच नहीं सका। इस दृष्टिकोण से टेंग यांग वास्तव में लूज प्रैक्टिशनर जिनहाई और अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। यहाँ तक घोस्ट किंग भी टेंग यांग का विरोधी नहीं था। यह ऐसा था जैसे वे दोनों 2 अलग अलग लोकों में थे। भूत राजा काफी हद तक अपने अत्याचारी शरीर पर बिना किसी बाधा के लड़ने के लिए भरोसा कर रहा था। हालांकि टेंग यांग के पास न केवल एक अत्याचारी काया थी, बल्कि मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की साधना भी थी। वह अपनी ताकत को चरम सीमा तक प्रदर्शित कर सकता था, जो कुछ ऐसा था जिसकी तुलना ये अजीब प्राणी आसानी से नहीं कर सकते थे। येज़िवेन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। येज़िवेन ने हवा और गड़गड़ाहट की ताकत पर कदम रखा और तुरंत हमला कर दिया। यह एक विशाल अजगर के पंजे में बदल गया और हवा में बड़े हाथ को पकड़ लिया। ऐसे अत्याचारी मालिक के सामने येज़िवेन ने बाहर आते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी।
उसने कुछ भी छुपाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार उसने ऐसा किया तो इसका मतलब मौत को दावत देना होगा। बूम! एक और बड़ा विस्फोट हुआ और ऊर्जा का उन्माद फैल गया। बड़े हाथ ने सीधे येज़िवेन के ड्रैगन पंजे को चुटकी में लिया और फिर सीधे येज़िवेन की ओर कुचले गए। डांग! बड़े हाथ ने सीधे येज़िवेन के 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी देग की पीठ थपथपाए। धातु के टकराने की एक मधुर ध्वनि सीधे 8 खजानों स्वर्ग और पृथ्वी देग से आई। ऐसी ध्वनि से असंख्य शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से विसर्जित हो जाती थीं। इसके विपरीत आसपास की हवा पूरी तरह से ढह गई और अंतरिक्ष भी पूरी तरह से विकृत हो गया। यह देखा जा सकता है कि इस बार टेंग्यांग का हमला कितना भयानक था। पूरी मारक व्यूह और घाटी की रक्षा करने वाली विशाल व्यूह पूरी तरह से हिंसक रूप से हिल गई, मानो वे किसी भी समय ढह जाएंगी। हालांकि शेष शक्ति अभी भी पूरी तरह से येज़िवेन के शरीर पर काम कर रही थी। टकराना! येज़िवेन के शरीर को तोप के गोले की तरह सीधे जमीन में धंसा दिया गया, जिससे पूरी जमीन पर एक विशाल और अतुलनीय गहरा गड्ढा बन गया। येज़िवेन के शरीर के केंद्र के रूप में सभी दिशाओं में दरारें फैलने लगीं। पफ! येज़िवेन अभी भी एक कौर खून नहीं रोक पाए और सीधे उसे थूक दिया, पूरे आसमान में छिड़काव किया। इस रक्त में शक्तिशाली ऊर्जा थी और यह सब येज़िवेन का रक्तसार था। अनगिनत वर्षों के बाद यह स्थान स्वर्गीय खजाने को भी जन्म दे सकता है। यदि आपके पास बस इतना ही है तो आज्ञाकारी रूप से अपनी मृत्यु को स्वीकार करें। इस समय टेंग्यांग ने येज़िवेन को उदासीन रूप से देखा। उसकी टकटकी बेहद ठंडी थी, मानो वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। उसके और येज़िवेन के बीच का अंतर बहुत अधिक था। अगर येज़िवेन अपने स्तर तक बढ़ जाता तो उसे मारना धूल उड़ाने जितना आसान होता। दुर्भाग्य से उसके पास ऐसा मौका नहीं होगा। हे, ऐसा लगता है कि आपका हमला आह को स्वीकार करना मुश्किल नहीं है। येज़िवेन ने 2 बार खांसी और उसके थूक से कुछ खून निकला। उसके शरीर पर लगी चोटें बहुत तेज गति से ठीक हो रही थीं, लेकिन इस बार उसे अंदरूनी चोटें लगी थीं, इसलिए वह सतह पर बहुत स्पष्ट नहीं थी। केवल उसके चेहरे की अजीब सी लाली धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसकी आंखें अब भी इतनी चमकीली थीं, सितारों जितनी गहरी। यह कैसे संभव है? टेंग्यांग के चेहरे पर कुछ हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। येज़िवेन की दृढ़ता उसकी कल्पना से कहीं अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण थी। इस मामले में या तो उसने येज़िवेन को गंभीर रूप से घायल नहीं किया था, या येज़िवेन के शरीर पर कुछ अद्भुत उपचार शक्ति तकनीक थी। इतनी भारी चोट वास्तव में उसकी नाक के नीचे नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो सकती है। हालांकि वह बात के अनुमान के प्रति अधिक इच्छुक था। यह कहना असंभव था कि उसने येज़िवेन को गंभीर रूप से घायल नहीं किया था। अभी कुछ देर पहले उसने सड़क किनारे बंद गोभी नहीं बल्कि खून का रस उगल दिया था। सभी के रक्तसार सीमित थे और इसे थूकने से गंभीर चोट लग सकती थी। तो केवल एक ही संभावना थी, येज़िवेन के पास क्या अद्भुत उपचार शक्ति तकनीक थी। ऐसा लगता है कि आपके पास भी कुछ अद्भुत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इस स्थिति में मुझसे मुकाबला कर सकते हैं? टेंग्यांग के शब्द बेहद ठंडे थे। उसने फिर से अपनी हथेली मार ली। वह एक ठंडे दिल के व्यक्ति थे, लेकिन वे बहुत निर्णायक भी थे। वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया था। वह येज़िवेन को ठीक होने के लिए कोई समय नहीं देना चाहता था, खासकर जब उसने येज़िवेन की दृढ़ जीवन शक्ति देखी थी। वह येज़िवेन को ठीक होने के लिए कोई समय नहीं देना चाहता था। बूम! जब उसने इस हथेली को बाहर निकाला तो अनगिनत हवाएं ढह गईं और अंतरिक्ष विकृत होने लगा। उसकी यह हथेली हवा में एक विशाल समुद्री राक्षस में बदल गई। उसने अपना खूनी मुंह खोला और एक लंबी गर्जना छोड़ी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। हवा की परतें पूरी तरह से ढह गईं, मानो इतने विशाल शरीर को सहन नहीं कर सकी और मौके पर ही धराशायी हो गईं। एक ही पल में येज़िवेन के शरीर में गड़गड़ाहट और बिजली की अनगिनत शक्ति प्रकट हुई। ऐसा लगता है कि उनका आंकड़ा टेलीपोर्ट किया गया था और सीधे अशुभ गठन से सीधे मूल स्थान से हजारों मीटर की दूरी पर कूद गया। बूम! अगले ही पल विशाल समुद्री राक्षस ने सीधे उस बड़े गड्ढे पर बमबारी की जहां येज़िवेन अभी कुछ समय पहले था, और एक विशाल मशरूम बादल धीरे धीरे ऊपर उठा। बड़ा गड्ढा जहां येज़िवेन मूल रूप से स्थित था, वह मौके पर ही ढह गया था। कोई बड़ा गड्ढा नहीं बचा था, केवल एक विशाल खाई थी जो सैकड़ों मीटर गहरी थी। सैकड़ों मीटर के दायरे में पूरा मैदान सैकड़ों मीटर तक पूरी तरह से उखड़ चुका था। यह एक पल में 100 मीटर ऊंचा आकाश बनने के बराबर था। येज़िवेन को भागते देख हालांकि उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत था, लेकिन यह ज्यादा नहीं बदला। अभी से अब तक कानून के चरण के दायरे के 7वें स्तर के एक बच्चे येज़िवेन ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। एक और कुछ नहीं था, इतना खराब भी नहीं। टेंग्यांग ने बिल्कुल परवाह नहीं की। दोनों पक्षों के बीच ताकत में भारी असमानता थी। येज़िवेन उसके सामने एक आवारा कुत्ते की तरह भाग सकती थी। चाहे वह कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह केवल कुछ देर के लिए ही बच पाएगा। इस टेंग्यांग की ताकत का अब भी पूरा दबदबा है। आखिरकार अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में एक विशेषज्ञ उसे दबाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन उसे एक राक्षस भी माना जा सकता है।
टेंग यान के साथ संघर्ष करने में सक्षम होने और अब तक मारे नहीं जाने के लिए उसे शक्तिशाली माना जा सकता है। इस लड़ाई के बाद मुझे डर है कि वह हर जगह मशहूर हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वंश में इतने अच्छे बीज छिपे होंगे, लेकिन यह बेकार है। अगर टेंग यान पूरी कोशिश करता है तो मुझे डर है कि वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। भले ही वह इन ये कबीले के लोगों के लिए समय खरीदता है, मुझे डर है कि यह लंबा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। कई लोगों को येज़िवेन की आसन मृत्यु पर दया आ गई। उनकी राय में यह अफसोस की बात थी कि येज़िवेन जैसी प्रतिभा अंत तक विकसित नहीं हो सकी। अब आप जितना अधिक संघर्ष करेंगे, यह बस थोड़ा सा समय है, कोई बदलाव नहीं होगा। टेंग यांग ने एक ठंडी नज़र से कहा, लेकिन उसकी नज़र येज़िवेन के सिर के ऊपर अष्टकोणीय कड़ाही पर पड़ी। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि येज़िवेन के 2 हमलों में केवल थोड़ा सा घायल होने का एक महत्वपूर्ण कारण ऑक्टागन कड़ाही था। उसने पहले ही अपने दिल में गणना कर ली थी कि येज़िवेन को मारने के बाद इस अष्टकोणीय कड़ाही को कैसे परिष्कृत किया जाए। उस समय उनकी ताकत में मौलिक सुधार होगा। क्या ऐसा है? येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। येज़िवेन की आकृति ठंडी अभिव्यक्ति के साथ हवा में दिखाई दी। उसने टेंग यांग को देखा और एक गहरी सांस ली। अचानक अनगिनत खजाने क्यूई और आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर में समाहित हो गए। अचानक अनगिनत खजाना क्यूई उसके शरीर पर प्रकट हुआ। अब आप अपने शरीर को मजबूत करने के लिए इन खजाना क्यूई को अवशोषित करना चाहते हैं। अब थोड़ी बहुत देर हो चुकी है, टेंग यांग ने उपहास के साथ कहा। येज़िवेन ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ उपहास किया। उसके बाएं हाथ ने सीधे शून्य को पकड़ लिया और एक रक्तलाल फल को पकड़ लिया। यह उजाड़ रक्त दिव्य फल था। उसने कानून प्रवर्तन हॉल द्वारा पुरस्कृत 2 उजाड़ रक्त दिव्य फलों का सेवन नहीं किया था ताकि वह उन्हें सबसे महत्वपूर्ण क्षण में निगल सके, और अब उनकी राय में यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। वह यह भी देख सकता था कि उसकी ताकत टेंग यांग की ताकत से कहीं कम थी। अगर वह कोई सफलता हासिल नहीं कर सका तो वह टेंग यांग को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। ये कियान को बाहर आने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए येज़िवेन केवल एक जोखिम उठा सकती थी। वह युद्ध में कई बार टूटा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस तरह से टूटना पसंद करता था। उसके लिए यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था अगर वह आसानी से टूट सके। युद्ध में टूट जाना सभी संभावित समाधानों का अंतिम उपाय था। यहाँ तक एक सफलता के दौरान थोड़ी सी भी गलती क्यूई विचलन का कारण बन सकती है। लड़ाई के बीच में एक सफलता की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उजाड़ रक्त दैवीय फल निगलने के बाद येज़िवेन ने तुरंत महसूस किया कि उजाड़ रक्त दैवीय फल ऊर्जा की धारा में बदल गया और तुरंत उसके शरीर में उड़ेल दिया। यह उसके अंगों और हड्डियों में घुस गया और तुरंत उसकी क्यूई के साथ मिल गया। येज़िवेन की प्रभावशाली आभा एक पल में उठी और सुनहरी ऊर्जा का एक घेरा तुरंत निकल गया। सुनहरी ऊर्जा का एक घेरा नग्न आंखों से दिखाई दे रहा था और यह ऊर्जा के एक प्रचंड ज्वार में बदल गया जो इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। उनका पूरा व्यक्तित्व सुनहरी लहरों में फंसे भगवान की तरह था। इस दृश्य को देखते ही टेंग यांग की आंखें बुरी तरह सिकुड़ गईं। वो येज़िवेन के शरीर में हुए बदलावों को कैसे नहीं देख सका। अपनी पैनी नज़र से वो लगभग देख सकता था कि येज़िवेन सफलता हासिल कर रही है। वह वास्तव में लड़ाई के महत्वपूर्ण क्षण में टूट रहा था। उसका चेहरा अत्यंत कुरूप था। उसकी राय में येज़िवेन बस उसे नीचे देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह नीची नज़र से देखने की? अब मैं तुम्हें देखने दूंगा कि एक आधे कदम वाले देवा दायरे के विशेषज्ञ का क्रोध कितना भयानक है। बोलते बोलते उसने सीधा हमला बोल दिया। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि यद्यपि उसकी ताकत वास्तव में येज़िवेन की तुलना में अधिक मजबूत थी, अगर उसने येज़िवेन को सफलता हासिल करने की अनुमति दी तो सब कुछ पूरी तरह से अलग होगा। वो येज़िवेन को आसानी से टूटने नहीं दे सकता था। यह सोचकर टेंग यांग ने सीधे मौके पर हमला कर दिया। उसके शरीर पर अनगिनत छिद्रों ने रियल क्यूई को उगल दिया और अनगिनत सिद्धांत उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। ये ठीक था क्योंकि उसे येज़िवेन से खतरा महसूस हो रहा था कि उसे सब कुछ करना पड़ा। वह उसे एक घातक झटका देना चाहता था ताकि वह अपनी सफलता को जारी न रख सके। बूम! क्लाउड पियर्सिंग हैंड फिर से फट गया और आकाश का एक बड़ा क्षेत्र मौके पर गिर गया। यह सीधे येज़िवेन की ओर लपका। वह येज़िवेन को पकड़ना चाहता था जो सुनहरे उन्माद की परत में था और उसे मारना चाहता था। येज़िवेन बार बार पीछे हटी। वह एक सफलता के बीच में था। उसे समय चाहिए था। उन्हें समय के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि टेंग यांग ने उसे कोई समय नहीं दिया। मेघ भेदने वाले हाथ ने तुरंत उसके शरीर को जकड़ लिया। इसने उसके चारों ओर के सभी सुनहरे उन्माद को कुचल दिया। इस समय यह क्लाउड पियर्सिंग हैंड सीधे एक अत्याचारी समुद्री राक्षस में बदल गया। एक राक्षस उन्माद बना जिसने सीधे येज़िवेन को डुबो दिया। येज़िवेन ने संकोच नहीं किया। उसके हाथ में अचानक एक खजाना तलवार दिखाई दी। यह खजाने की तलवार एक पल में 3 बार कटी। दफन व्यक्ति तलवार, दफन पृथ्वी तलवार, दफन स्वर्ग तलवार।
एक पल में कीमती तलवार जो तलवार से संघनित थी, 3 चौंकाने वाली तलवार रोशनी में विभाजित हो जाएगी। प्रत्येक तलवार की रोशनी में एक भयानक तलवार की इच्छा होती है, जो 3 पूरी तरह से अलग तलवार की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। अगले सेकंड में तलवार की रोशनी की 3 किरणें एक साथ विलीन हो गईं और एक विशाल तलवार की रोशनी बन गई। इसने आकाश और पृथ्वी को छेदा और विशाल हाथ पर बमबारी की। एक में 3 तलवारें। बूम! विशाल तलवार आभा और विशाल मेघभेदी हाथ में भयंकर टक्कर हुई। विशाल तलवार आभा सीधे मौके पर एक समुद्री राक्षस के माध्यम से चुभ गई, जिससे वह सीधे दूर आकाश में आ गई। तेज तलवार की रोशनी ने कई समुद्री राक्षसों को एक पल में रक्त के द्रव्यमान में काट दिया। हालांकि और भी राक्षस उसे मारने के लिए ये जीवेन की ओर दौड़ रहे थे। खुला, ये जीवेन ने अपना मुंह खोला और अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर उसके द्वारा चूस ली गई। उसका पूरा पेट तुरंत फूल गया। बूम! उसके मुंह में आध्यात्मिक ऊर्जा और खजाना क्यूई के साथ मिश्रित अनगिनत क्यूई ऊर्जा की धारा में बदल गई और सीधे मौके पर बमबारी की। पुची पुची पुची! ऊर्जा के इस प्रवाह का सामना करते ही ये अत्याचारी समुद्री राक्षस तुरंत वाष्पित हो गए। वे खून की धुंध के ढेर में बदल गए और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते हुए सीधे वाष्पित हो गए। ऊर्जा की इस धारा ने अपनी गति नहीं खोई और सीधे टेंग यांग पर बमबारी की। टकराना! टेंग यांग ने अपने हाथ फैलाए और ऊर्जा की इस धार को सीधे ले लिया। उसके शरीर पर तुरंत सैकड़ों मील दूर से बमबारी की गई, हवा में सैकड़ों मील की विशाल शक्ति को खींचकर सीधे हवा में एक बड़ी दरार को चीरते हुए। उसके दोनों हाथ एक झटके में बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए। ऊर्जा की धार सीधे उसके बचाव के माध्यम से टूट गई थी और उसके मांस को फाड़ दिया था। ये जीवेन के युआन क्यू बम ने उपस्थित सभी लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। दृश्य शांत था और केवल एक के बाद एक ठंडी हवा में सांस लेने वाले लोगों की बड़ी संख्या में आवाजें आ रही थीं। ये शिवेन को देखकर हर कोई दंग रह गया। यह युआन क्यूई बम बहुत भयानक था। इसकी विनाशकारी शक्ति को सभी ने देखा। इसने न केवल टेंग यान के हमले को आसानी से तोड़ा, बल्कि इसने अपनी गति भी नहीं खोई और टेंग यान को हल्के से घायल कर दिया। हालांकि यह केवल एक हल्की चोट थी, यह पहले से ही काफी आश्चर्यजनक थी। अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण के एक मास्टर के रूप में, विशेष रूप से शिखर पर एक मास्टर के रूप में, उनकी ताकत पूरी तरह से बाकी सभी से ऊपर थी। हालांकि एक शिवेन ने उसे केवल हल्की चोट पहुंचाई थी, यह कोई गंभीर चोट भी नहीं थी, घातक खतरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि ये जीवेन केवल टेंग यांग के सामने से कैसे बच सकती है, तो वे जान गए कि इस युआन क्यूई बम से सभी को कितना झटका लगा था। ये फैंग और फॉर्मेशन में मौजूद अन्य लोग भी भौंचक्के रह गए। हालांकि वे सी क्लैन मास्टर्स के हमलों का विरोध कर रहे थे, ये जीवेन ने टेंग यांग को बहला फुसलाकर भगा दिया था और 2 हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियल अर्ली स्टेज मास्टर्स को मार डाला था, जिससे उन्हें लगा कि दबाव बहुत कम हो गया है। इसलिए वे ये जीवेन पर ध्यान दे रहे थे, इस डर से कि अगर ये जीवेन नहीं रुके तो वे उसे समय रहते गठन में बचा सकते थे। अभी अभी जब उन्होंने देखा कि ये जीवेन लगातार टेंग यांग के हमलों से बच रहा है, तो वे बहुत घबराए बिना नहीं रह सके। इसलिए जब उन्होंने देखा कि एक शिवेन वास्तव में टेंग यांग को हल्के से घायल कर सकती है, तो वे थोड़ा चौंक गए। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। इस समय टेंग यांग को ऐसा लग रहा था कि वह अपने होश में आ गया है। वह वास्तव में किसी के द्वारा आहत था, और यह एक ऐसे बच्चे द्वारा भी था जिसे उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था। यद्यपि उसका हाथ लहूलुहान और बुरी तरह से विकृत था, यह वास्तव में सिर्फ एक मांस का घाव था। एक क्षण में वह लगभग ठीक हो गया था, लेकिन उसके दिल में गुस्सा इतनी आसानी से शांत नहीं हो सका। तो क्या हुआ? ये जीवेन ने फिर से अपना मुंह खोला और अनगिनत लिंकी और खजाना क्यूई को फिर से चूसा गया। लिंकी और खजाना क्यूई दर्जनों मील के दायरे में ये जीवेन ने एक पल में चूस लिया। बूम! ये जीवेन ने एक बार फिर ऊर्जा की एक धार छोड़ी, सीधे दुनिया के एक बड़े छेद को नष्ट कर दिया, सीधे बाहर निकाल दिया। पिछले युआन क्यूई बम की तुलना में यह युआन क्यूई बम कई गुना अधिक शक्तिशाली था। हफ हफ हफ! ये जीवेन लगातार हौंफ रही थी और उसके शरीर में जेन युआन सीधे 1/3 से निकल गया था। उसने युआन क्यू बम का वजन लगभग 3 गुना बढ़ा दिया था, इसलिए उसे गंभीर रूप से घायल करना संभव था। अभी के साधारण युआन क्यू बम की तरह यह उसे केवल थोड़ा सा ही घायल कर सकता था। पल भर में उसके शरीर पर लगे घाव लगभग ठीक हो गए। यदि यह उसकी सामान्य अवस्था में होता तो वह ऐसा जोखिम उठाने का साहस नहीं करता। जेन युआन के बिना, भले ही उसके पास एक अत्याचारी शरीर हो, वह वध होने की प्रतीक्षा कर रहा एक मेमना होगा। यह बस एक मरा हुआ अंत था। भले ही उसके पास फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक हो, जेन युआन की इतनी भयानक खपत के साथ रहना असंभव था। लेकिन अब उसने उजाड़ खून के पवित्र फल को निगल लिया था। उस क्षण में जब उसने अपने जेन युआन का 1/3 हिस्सा खा लिया, डेसोलेट ब्लड होली फ्रूट में ऊर्जा का एक हिस्सा तुरंत जेन युआन में विकसित हो गया, जिससे उसके शरीर में लगभग तुरंत भरपाई हो गई। इसलिए वह युआन क्यूई बम का बेईमानी से इस्तेमाल कर सकता था।
इस स्थिति ने उसे थोड़ा उत्साहित कर दिया, क्योंकि जब से उसने इस युआन क्यूई बम को सीखा है, जिसे एक अलौकिक क्षमता के रूप में माना जा सकता है, वह इसे एक गुप्त कौशल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में वह शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक बार जब वह इसका इस्तेमाल करता है तो बड़ी ऊर्जा खपत उसे हताश स्थिति में डाल सकती है। धत्तेरी की टेंग यांग ये शीवेन पर एक और हमला शुरू करने वाले थे, लेकिन उन्होंने पाया कि ये शीवेन के हमले की अगली लहर पहले ही आ चुकी थी। इस बार ये जीवेन ने युआन क्यूई बॉल के लिए कुछ तैयारी की थी और इसकी शक्ति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी। ऊर्जा की धार से जुड़ी भयानक शक्ति ने उसे एक प्रकार की भयावह अनुभूति का अनुभव कराया। बूम! लेकिन ये जीवेन का युआन क्यूई बम हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति से जुड़ा था और इसकी गति और भी तेज थी, जैसे कि यह टेलीपोर्टेड हो। यह तुरंत उसके सामने आ गया। उसके पास चकमा देने का समय भी नहीं था और उसे रोकने के लिए केवल अपने हाथों का उपयोग कर सकता था। अनगिनत जैन युआन उसकी हथेलियों पर उभरे, जिससे कई जैन युआन मंत्रमुग्ध हो गए। बूम बूम बूम! ये जैन युआन आकर्षण युआन क्यूई बम की भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सके और तुरंत एक के बाद एक घुस गए, पाउडर में नष्ट हो गए और टेंग यान के शरीर पर विस्फोट हो गया। बूम! एक विशाल मशरूम का बादल धीरे धीरे ऊपर उठा। बूम! एक विशाल मशरूम का बादल धीरे धीरे ऊपर उठा। रेत और पत्थर उड़ रहे थे और प्रचंड तूफान लोगों के कपड़े उड़ा रहा था। सभी के चेहरे अभी भी अकल्पनीय रूप से स्तब्ध थे। यह झटका पिछले वाले की तुलना में कई गुना अधिक भयानक था। यह पहले से ही काफी भयानक था, लेकिन अब ये शिवेन वास्तव में भयानक लग रहा था। उसके पास वास्तव में एक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण के मास्टर को गंभीर रूप से घायल करने की क्षमता थी। अनगिनत रेत और पत्थर उड़ रहे थे और हर तरफ धुआं और धूल थी। जब सारा धुआं और धूल छट गया तो सभी ने देखा कि टेंग यांग सीधे सैकड़ों मील तक हिल गया था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का दायरा घाटी से बहुत दूर था, लेकिन इससे उच्च मार्शल आर्ट वाले इन उस्तादों की दृष्टि बाधित नहीं हुई। उनके लिए सैकड़ों मील कुछ भी नहीं था और टेंग यांग इस समय असामान्य रूप से शर्मिंदा दिख रहे थे। शायद उसके लिए अपने जीवन में इतना शर्मिंदा होना दुर्लभ था और वह एक जूनियर येजिवेन द्वारा इस हद तक घायल हो गया था, जिसकी ताकत उससे बहुत कम थी। उसके शरीर पर कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे और उसके पूरे हाथ से खून टपक रहा था। येजिवेन के युआन क्यूई बम को सिर पर लेने के लिए उसके पूरे हाथ की मांसपेशियां इतनी कड़ी थीं कि वे एक पल में खुल जातीं। उसका चेहरा नीला और सफ़ेद था और उसकी छाती में अतुलनीय घुटन का एहसास था। अंत में वह मुंह भर खून थूकने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। वह एक घायल पशु के समान था जो किसी को निगल जाने वाला था। उसने अत्यधिक आक्रोश से भरी बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से येशिवेन को देखा। अच्छा लड़का, तुम्हारे पास वास्तव में कुछ कौशल हैं। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उसकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। उनके हाथ का घाव भी थोड़ी तेजी से ठीक हो रहा था। हालांकि यह येजिवेन की फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक की रिकवरी स्पीड जितनी तेज नहीं थी, सौभाग्य से यह कोई गंभीर चोट नहीं थी। यह सिर्फ एक मांस का घाव था, इसलिए रिकवरी अभी भी अपेक्षाकृत तेज थी। मैं तुम्हें और भी मारना चाहता हूं। आज चाहे कुछ भी हो, तुम बच नहीं सकते। वह चाल अभी, मुझे डर है कि तुम्हारी ची लगभग समाप्त हो गई है। उसने व्यंग्य किया। उसकी दृष्टि बहुत तेज थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस तरह के हमले में जैन युआन का कितना नुकसान हुआ था। येजिवेन ने निश्चित रूप से सारी शक्ति का उपभोग कर लिया था उसके शरीर में। मूल रूप से वह शायद एक शॉट के साथ खुद को मारना चाहता था, लेकिन परिणाम स्पष्ट रूप से गलत था। उसकी नज़र में येजिवेन पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था, इसलिए उसने तुरंत हमला करने की जल्दी नहीं की। हालांकि वह जानता था कि इससे येशिवेन को अपने जैन युआन को बहाल करने का समय मिल सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी चोटें जल्द ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन येजिवेन ने पहले ही अपने पूरे शरीर का जैन युआन खा लिया था। इतने कम समय में वह कितना ठीक हो सकता है? वह एक मर्तबान में बस एक कछुआ था जो उसके पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था, बस इतना ही। यह सोचकर वह उपहास किए बिना न रह सका। वास्तव में येशिवेन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अचानक अपना मुंह चौड़ा कर लिया और आसपास की लिंकी और कीमती क्यूई पागलपन से उसके शरीर में घुसने लगीं। येजिवेन ने अपना मुंह खोला जैसे कि वह एक और युआन क्यूई गेंद को शूट करने जा रहा हो। यह देखते हुए कि येजिवेन ने एक बार फिर से एक विस्फोटक रूप धारण कर लिया था, भले ही टेंग यांग ने पहले ही यह निर्धारित कर लिया था कि येजिवेन के पास कोई जैन युआन नहीं छोड़ा जाना चाहिए, वह अभी भी चौंक गया था और जल्दी से अपने शरीर के सामने ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि कोई हलचल नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले येशिवेन उसे झांसा दे रही थी। हा 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 हा! येजिवेन अपने पेट को पकड़कर बीच हवा में खड़ा था, जैसे कि वह हंसने वाला था। यह बहुत मजेदार है, मैं बस आपको थोड़ा झांसा दे रहा था और आप भी मुझ पर विश्वास करते हैं। यह एक बड़ी बातूनी है।
तू झीलन ने अपना छोटा सा मुंह थपथपाया और कहा, लेकिन उसकी आंखों के कोने में मुस्कान ने उसके वर्तमान मिजाज को धोखा दे दिया। टेंग यांग, इस बूढ़े कुत्ते को पराजित होते देख उसके दिल में बहुत खुशी हुई। पहले उसने उसे एक कोने में धकेल दिया था और अब ये जिवेन ने उसके साथ एक चाल चली थी, वह अपने दिल में खुश कैसे नहीं हो सकती थी। टेंग यांग के होंठ गुस्से से कांपने लगे। वह वास्तव में ये जिवेन द्वारा खेला गया था, कोई तथाकथित हमला नहीं था। उसने बस अपनी सहज प्रतिक्रिया का इस्तेमाल किया। मुझे तुम्हारे शरीर को हजारों टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। अपनी आत्मा को पकड़ लो और इसे हरे दीपक पर दिन और रात के लिए भूने। अनंतकाल, शाश्वतता, नित्यता, उसे पहले कभी इस तरह से नहीं खेला गया था और अब उसकी भूमिका ये जिवेन ने निभाई थी। भाड़ में जाओ, टेंग यांग ने गर्जना की और एक चिंगारी को चकमक पत्थर से उड़ने में जितना समय लगता है वह पहले ही अपनी चाल चल चुका था। अनगिनत सिद्धांत उसके चारों ओर उबलने लगे, आकाश को ढंकने लगे और तुरंत उसके शरीर के चारों ओर एक अदृश्य तूफान आ गया। वह पहले से ही अत्यंत क्रोधित था और सारे सिद्धांत प्रकट हो गए। वह रत्ती भर भी पीछे नहीं रहा। टेंग यांग की आभा चरम पर पहुंच गई है। वह वास्तव में सब कुछ करने जा रहा है। अभी अभी वह इस व्यक्ति द्वारा खेला गया था। मुझे डर है कि वह वास्तव में चरम पर है। बस इतना ही। हालांकि ये कबीले के पास कुछ तरकीबें हैं और वे वास्तव में टेंग यांग को घायल कर सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं। अगर टेंग यांग वास्तव में पूरी ताकत लगा देता है तो यह बेकार हो जाएगा, भले ही उसके पास कुछ स्वर्ग विरोधी चालें हों। इस समय समुद्री कबीले के आकाओं ने टेंग यांग को बाहर जाते देखा और उन सभी ने राहत की सांस ली। चूंकि टेंग यांग पूरी कोशिश कर चुके थे, लड़ाई में वास्तव में कोई रहस्य नहीं था। अभी ये जिवेन का प्रदर्शन वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक था। यह कहा जा सकता है कि वह चालों से भरा था। उनके दिल में भी थोड़ी चिंता थी। हालांकि उनकी राय में ये जिवेन बिल्कुल टेंग यांग के विरोधी नहीं थे। क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि वे कुछ दुर्घटनाओं से डरते थे? यहाँ तक कि एक शक्तिशाली गुरु के पास भी कई बार ऐसा होता है जहां वह एक साधारण कार्य में बुरी तरह विफल हो जाता है। हालांकि ये जिवेन कानून के चरण के दायरे के 7वें स्तर की ताकत के साथ टेंग यांग को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। यह पहले से ही गर्व करने के लिए पर्याप्त है। इस समय टेंग यांग अचानक भड़क उठा। बादलों के बीच छेद करने वाला बड़ा हाथ तुरंत एक विशाल जानवर के पंजे में बदल गया, जैसे समुद्र में एक निश्चित प्रकार के विशाल राक्षस का जानवर का पंजा। जैसे ही यह लहराया, इसने अंतहीन लहरें उठाईं, जैसे कि यह एक सुनहरे पहाड़ को ओवरफ्लो करना चाहता हो, और यह एक जिवेन की ओर पटक दिया। टेंग यांग बिना रुके बाहर निकल गया। वो ये जिवेन का सिर उसी जगह फोड़ना चाहता था। टेंग यांग के चौतरफा हमले के सामने ये जिवेन ने सीधे अपना मुंह खोल दिया और अनगिनत आभा और खजाने उसकी ओर इकट्ठा होने लगे। अनगिनत प्रभामंडल और खजाने लगभग साकार हो गए थे और उन्होंने ये जिवेन के चारों ओर ये जिवेन के केंद्र के रूप में एक विशाल तूफान बनाना शुरू कर दिया था। हर मिनट और हर सेकंड आत्मा क्यूई और खजाना क्यूई की असंख्य मात्रा उसके शरीर में अवशोषित हो रही थी। उसका पूरा शरीर अचानक सूज गया और उसकी अभिव्यक्ति कुछ दर्दनाक हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था, जैसे कि उसके शरीर के हर छिद्र और हर कोशिका ने आत्मा क्यूई और ट्रेजर क्यूई की असंख्य मात्रा को अवशोषित कर लिया हो। तुम अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? टेंग यांग चिल्लाया। ये जिवेन द्वारा अभी अभी झूठ बोलने के अनुभव के साथ वह फिर से ये जिवेन पर कैसे विश्वास करने को तैयार हो सकता है? बूम! एक और भयानक आवाज हवा में फैल गई और यह एक सीटी की तरह तेज थी। ऊर्जा की एक भयानक धार तुरंत बाहर निकली, सीधे टेंग यांग की ओर बमबारी की। पिछले टोरेंट की तुलना में यह थोड़ा अधिक अत्याचारी था। ऊर्जा का यह प्रवाह एक गर्म चाकू की तरह था जो एक पल में मक्खन को काट देता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार देता है। टेंग यांग के सभी हमले एक पल में कुचल दिए गए और वे उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सके। इसके तुरंत बाद ऊर्जा की इस भयानक धार ने इसकी गति को कम नहीं किया और यह सीधे टेंग यांग की ओर चली गई। और टेंग यांग, जो मूल रूप से ये जिवेन की ओर भाग रहे थे, उनके पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उस स्थान पर ऊर्जा की इस धार ने उस पर बमबारी कर दी और उसका पूरा शरीर ऊर्जा की धारा में पूरी तरह से डूब गया। पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गई, आकाश का एक बड़ा क्षेत्र ढह गया और अनगिनत स्थान विकृत हो गए। ऊर्जा की यह धार सीधे आकाश के छोर तक टकराई, जब तक कि यह एक ऐसी जगह पर नहीं पहुंच गई जहां हर कोई बिल्कुल नहीं देख सकता था। तीव्र प्रकाश के उस क्षण ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे उनकी आंखों में अनगिनत सुइयां चुभ गई हों और उन्होंने एक के बाद एक अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद ऊर्जा की धार धीरे धीरे कमजोर हो गई और हर कोई फिर से अपनी आंखें खोलने में सक्षम हो गया, केवल यह देखने के लिए कि टेंग यांग बेहद खेदजनक स्थिति में था। अगर यह कहा जाता कि अभी अभी उसके केवल कपड़े खराब हुए हैं और उसके हाथों की मांसपेशियां फट गई हैं, तो इस बार तो और भी दुखद था। फिर इस बार यह और भी दुखद था। उसके शरीर पर रक्षात्मक जादू के सभी खजाने मौके पर ही बिखर गए। उसका शरीर खून से लथपथ था और मांस का एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं था जिसे नुकसान पहुंचाया गया हो।
यहाँ तक उसकी छाती को भी बर्फ सफ़ेद रंग से देखा जा सकता था, जिससे उनके सीने की हड्डी निकल रही थी। वह बीच हवा में आधा घुटना टेके हुए था और वह लगातार हौंफ रहा था। उसकी अभिव्यक्ति सदमे की थी, लेकिन जीवित रहने की भी। उसने वास्तव में महसूस किया कि हो सकता है कि वह अभी ऊर्जा के उस प्रवाह से सीधे तौर पर मारा गया हो। यदि उसने निर्णायक रूप से उसके सामने ब्लॉक करने के लिए कुछ रक्षात्मक खजानों को नहीं छोड़ा होता तो वह इस समय सर्वनाश कर सकता था। वह सोच भी नहीं सकता था कि ट्रांसेंडेंस रियलम के 7वें स्वर्ग का बच्चा येज़िवेन इतना भयानक कैसे हो सकता है। वह वास्तव में इस राज्य के लिए पीटा गया था। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस समय येज़िवेन बेहतर नहीं लग रही थी। उसका पूरा शरीर पहले से ही पसीने में भीग चुका था और वह बीच हवा में आधा घुटना टेके हुए था, लगातार हौंफ रहा था। अभी अभी उस आघात ने वास्तव में उसके शरीर की लगभग सारी ची को सुखा दिया था। इस समय यह कहा जा सकता है कि उसके पास वास्तव में वापस लड़ने की ताकत नहीं थी, और वह बहुत स्पष्ट था कि टेंग यांग दयनीय लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक मांस का घाव था जो कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसके पास अभी भी उसकी आधी से अधिक युद्ध शक्ति थी। उसके शरीर में उजाड़ रक्त दैवीय फल की ऊर्जा सीधे पिघल गई और उसके अंगों और हड्डियों में व्याप्त हो गई, जो उसके दायरे की बाधा पर हमला कर रही थी, जो पतन के कगार पर थी। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। सौभाग्य से टेंग यांग को एक बार धोखा दिए जाने का अनुभव था, और इस बार फिर से इस चालाक बच्चे के जाल में फंसने के डर से उसने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने जल्दी से पुष्टि की कि इस बार येज़िवेन ने वास्तव में उसकी सारी ची खा ली थी, और वह तुरंत खुश हो गया। आज के दिन तुम मरोगे। किसी ने मुझे कभी इतना दुखी नहीं किया, तुम पहले हो, टेंग यांग ने ठंडेपन से कहा। फिर मुझे भी आखिरी होना चाहिए, क्योंकि यह दिन अगले साल आपकी पुण्यतिथि होगी। येज़िवेन की ठंडी आवाज आई। बूम! एक राजसी आभा बह गई। पारलौकिक क्षेत्र का 8वां स्वर्ग। बूम! येज़िवेन के शरीर से एक राजसी आभा निकली और बाहर निकल आई। ऐसा लगता है कि ज़िवेन की आभा किसी तरह की बेड़ियों से टूट गई है और बढ़ती रही जैसे कि कोई सीमा नहीं थी। कानून के चरण दायरे के 7वें स्तर की सीमा पार करने के बाद येज़िवेन की आभा एक जंगली घोड़े की तरह थी जो अपनी बागडोर से मुक्त हो गया था, बेतहाशा उड़ रहा था। इसे बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता था। हालांकि येज़िवेन के शरीर में उजाड़ रक्त दैवीय फल ने ची की भरपाई कर दी थी, जिसे येज़िवेन ने 2 बार खाया था, फिर भी बहुत बड़ी मात्रा बाकी थी। इस बार सफलता ने एक बार में आधे से अधिक का उपभोग किया, लेकिन शेष उसके लिए सुधार जारी रखने के लिए पर्याप्त था। उसकी आभा अभी भी लगातार बढ़ रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, टेंग यांग ने अपने दिल में एक डर के साथ कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि येज़िवेन उसके साथ लड़ाई के बीच में एक सफलता हासिल करने में सक्षम थी। लड़ाई के बीच सफलता हासिल करना कितना रोमांचकारी था। उसने शायद ही कभी इस तरह के दृश्य का अनुभव किया था, लेकिन वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट था। अब येज़िवेन ने वास्तव में इसे पूरा किया, और वह खलनायक था जो येज़िवेन की सफलता की पृष्ठभूमि बन गया। यह कुछ ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मरना। इस समय वह पूरी तरह से क्रोध की स्थिति में आ गया था। उसके पीछे एक समुद्री जानवर का एक विशाल प्रेत दिखाई दिया, और एक भयानक पंजा येज़िवेन की ओर लपका। हाँ, येज़िवेन ने उपहास किया। उसका दाहिना हाथ आकाश की ओर उठा और सीधे उसके सिर के ऊपर 8 खजाना ब्रह्मांड देग को पकड़ लिया। उसके शरीर की मांसपेशियां तुरंत कड़ी हो गईं और नीली नसें बाहर निकल आईं। एक राजा की तरह एक कड़ाही उठाते हुए उसने 8 ट्रेजर यूनिवर्स कड़ाही के पैरों में से एक को पकड़ लिया और सीधे टेंग यांग की ओर मार दिया। 8 खजाना ब्रह्मांड कालड्रॉन की गति एक इंद्रधनुष की तरह थी। यह एक छोटे पहाड़ की तरह था जिसे येज़िवेन ने पकड़ लिया था और फिर नीचे गिरा दिया था। बूम! जब विशाल समुद्री जानवर प्रेत 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ाही के संपर्क में आया तो इसे सीधे 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ाही द्वारा टुकड़ों में तोड़ दिया गया। उसके विशाल पंजे को भी टुकड़ों में तोड़ दिया गया। फिर 8 खजाना ब्रह्मांड कालड्रॉन एक पहाड़ में बदल गया और नीचे धराशायी हो गया। डांग! धातु के टकराने की तेज आवाज हुई। टेंग यांग के पास बचाव के लिए केवल हाथ उठाने का समय था। उसे सीधे मौके पर ही कुचल दिया गया। बूम! 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 उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा और पलटाव की ताकत से हिल गया। वह फिर से जमीन पर गिर गया और उसे एक बार फिर उड़ते हुए भेजा गया। उसने मुंह भर खून बहाया और लगभग अपने पूरे आंतरिक अंगों को उगल दिया। येज़िवेन के हमले ने उसे ऐसा महसूस कराया था जैसे उसका पूरा शरीर टूटकर गिर रहा हो। यह कैसी भयानक शक्ति थी। इस दृश्य को देखकर सभी डर गए। कुछ समय पहले टेंग यांग ने पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि उसे येज़िवेन ने पलक झपकते ही उड़ा दिया था। यह उस समय से बिल्कुल अलग था जब येज़िवेन ने स्पिरिट बॉल का इस्तेमाल किया था। जब उसने स्पिरिट बॉल का इस्तेमाल किया तो हर कोई देख सकता था कि यह येज़िवेन का तुरुप का पत्ता था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसमें बड़ी शक्ति थी। किसके पास 1 या 2 जीवन रक्षक तकनीकें नहीं थीं।
केवल अजीब बात यह थी कि जब सभी ने सोचा कि एक शिवेन को अपने सभी जेन युआन का सेवन करना चाहिए था, तो वास्तव में एक शिवेन में स्पिरिट बॉल को लगातार शूट करने की क्षमता थी, जिससे टेंग यान को एक बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि यह अब अलग था। तू जिवेन ने उसे उड़ने के लिए पूरी तरह से अपनी नियमित लड़ाई की ताकत पर भरोसा किया था। सभी ने बस देखा था कि लड़ाई के बीच में एक शिवेन को सफलता मिली थी। हालांकि भले ही उन्हें लड़ाई के बीच में सफलता मिली हो, लेकिन उनकी लड़ाई की ताकत में छलांग और सीमा में सुधार नहीं होना चाहिए था। आखिरकार भले ही उसे अभी कोई सफलता मिली हो, वह केवल लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 8वें स्तर पर था। सब कुछ बिल्कुल अवैज्ञानिक था। वह अभी अभी टूटा था और वह पहले से ही टेंग यान को इस हद तक हरा सकता था कि उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। यह बहुत भयानक था। तो जिवेन की चाल सरल और अलंकृत थी। धमाका करने के अलावा और कुछ नहीं था। उसके हाथ में 8 खजाना ब्रह्मांड देग पूरी तरह से हल्का था। उसने इसे आकस्मिक रूप से तोड़ दिया, लेकिन उसके सामने हवा के पूर्ण पतन को देखकर कोई कल्पना कर सकता था कि क्या होगा यदि 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ाही को तोड़ दिया गया हो। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ठंडी हवा की सांस लेता था और लार का मुंह निगल लेता था। इतना हिंसक, हरामी, टेंग यांग बार बार दहाड़ा। उसने अपने शरीर के आंतरिक अंगों की परवाह नहीं की, जिसे येक शिवेन ने तोड़ दिया था, और तुरंत फिर से येक शिवेन की ओर दौड़ा। उनके शरीर पर आभा भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके चारों ओर विशाल समुद्री जानवरों की आकृतियां दिखाई दीं। बहुत नहीं थे, केवल 10 थे, लेकिन इन 10 का आभामंडल पहले से भी अधिक भयानक था। इसके अलावा वे प्रेत नहीं थे, बल्कि जीव थे। हालांकि उनकी आंखें बेजान थीं। वे सभी कठपुतलियां थीं, और वे सभी अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण कठपुतलियां थीं। कोई नहीं जानता था कि टेंग यांग ने उन्हें पकड़ने के लिए किस गुप्त तरीके का इस्तेमाल किया था। अब उन्होंने सीधे एक भयंकर जानवर का गठन किया, एक चक्की के पार्ट की तरह जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, और यह येजिवेन की ओर पीस रहा था। येजिवेन जोर से हंसे और ध्वनि तरंग तुरंत फैल गई, अनगिनत निर्वात को नष्ट कर दिया। उसके हाथ में 8 खजाना ब्रह्मांड देग उसके द्वारा उठा लिया गया था। एक पल में यह विशाल आकाश के माध्यम से कट गया और नीचे धराशायी हो गया, सीधे भयंकर जानवर के गठन की ओर मुंह तोड़ कर रहा था। डांग, 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ाही एक भयंकर जानवर के शरीर पर मौके पर ही धंस गया, सीधे इस भयंकर जानवर के शरीर पर एक दरार को तोड़ दिया, और भयंकर जानवर के तराजू का एक बड़ा टुकड़ा तुरंत नष्ट हो गया। इस येजिवेन में बहुत ताकत है। मैं इस अशुभ जानवर को पहचानता हूं, यह समुद्र के अति अशुभ प्राणियों में से एक है। इसका पूरा शरीर रक्षा में अजेय है। इसे मोहरा के रूप में उपयोग करने का टेंग यांग का निर्णय बहुत सही है। हालांकि ऐसे अशुभ जानवर को भी तोड़ा गया है और उसके शरीर पर दरारें दिखाई दी हैं। उनका अनुभव वास्तव में अकल्पनीय है। जियान वीबो ने समुद्र में इस भयंकर जानवर की पहचान की, और वह चुपके से हैरान था कि एक शिवेन इसे एक कड़ाही के साथ तोड़ने में सक्षम थी। जियान वेबो स्वयं अंतहीन समुद्र का व्यक्ति था, और वह स्वाभाविक रूप से समुद्र में सभी प्रकार के भयंकर जानवरों को जानता था। मुझे याद है, यह शातिर 10 कठपुतली संरचना है। इस समय जियान वीबो को अचानक कुछ याद आया। शातिर 10 कठपुतली गठन, यह क्या है? ये झीलन ने कुछ उत्सुकता से पूछा। यह हमारे अंतहीन समुद्र में एक बहुत शक्तिशाली शातिर गठन है। इसे 10 अत्याचारी भयंकर जानवरों को पकड़ने, उन्हें कठपुतलियों में परिष्कृत करने और फिर उन्हें एक गठन में व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। विधि को सरल मत देखो, लेकिन शक्ति बहुत महान है, और यदि आप अधिक अत्याचारी भयंकर जानवरों को पकड़ सकते हैं, तो शक्ति और भी अधिक होगी। जियान वेइबो ने ध्यान से कहा, और उसकी अभिव्यक्ति कुछ गरिमापूर्ण थी। इस शातिर 10 कठपुतली संरचना के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि आप 10 आधा चरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण के स्वामी के संयुक्त हमले का सामना करेंगे, और एक से अधिक एक की शक्ति एक से कहीं अधिक है। वह डींग मारने वाला राजा ठीक रहेगा, है ना? ये झीलन ने कुछ घबराहट के साथ कहा। निश्चिंत रहें, वह अभी टूटा है। हालांकि यह खतरनाक था, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत पहले जैसी नहीं है। ये फैंग ने कहा, भले ही वह टेंग यांग से निपट नहीं सकता, फिर भी वह अपनी रक्षा कर सकता है। उसके साथ टेंग यांग को पकड़े हुए हम और अधिक आराम से रहेंगे, और यह तब तक थामे रहने के लिए पर्याप्त होगा जब तक कियान बाहर नहीं आ जाता है, और उस समय यह उनकी मृत्यु का समय होगा। बाकी लोगों ने भी एक के बाद एक सिर हिलाया। स्वर्ग के गौरव को कब इतना बड़ा घाटा हुआ? अगर ये शिवेन समय पर नहीं पहुंचे होते तो उन्हें मौके पर ही मिटा दिया गया होता। यह नफरत बिल्कुल अपूरणीय थी। ये स्वर्ग का गौरव टेंग टोंगटियन से भी नफरत करता था, जो टेंग यांग के पीछे था, केवल टेंग यांग का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो इन कुलीनों की नजरों में नहीं था। उनकी ताकत केवल अस्थायी रूप से टेंग यांग से हीन थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि यह जीवन भर के लिए ऐसा ही रहेगा। ये शिवेन के आने से पहले ही उन्होंने चुपके से कसम खाई थी कि अगर वे बच निकले तो वे निश्चित रूप से उसे सबक सिखाएंगे, और कुछ वर्षों में वे उसे बिना दफनाने की जगह के मरवा देंगे। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये शिवेन कहीं से भी प्रकट हो जाएगी और उनकी जान बचा लेगी।
येज़िवेन ने देखा कि कड़ाही ने इस भयंकर जानवर को मांस के पेस्ट में नहीं तोड़ा, जो अभी भी उसकी अपेक्षाओं से परे था, और यहाँ तक उसका हाथ भी थोड़ा सुन्न था। इस भयंकर जानवर का बचाव बहुत मजबूत था, यहाँ तक कि वह थोड़ा हैरान भी था। लेकिन उसके लिए इंतजार न करते हुए हैरान होना जारी है। उसने विशाल आकाश के माध्यम से तुरंत 3 चमकें सुनी, सीधे ऊपर, मध्य और नीचे से येज़िवेन के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया। अप्रत्याशित रूप से 3 और शातिर जानवर बह गए। पिछले शातिर जानवर की तुलना में ये 3 शातिर जानवर आकार में बहुत छोटे थे। हालांकि उनकी गति बहुत तेज थी। एक पल में वे पहले ही तेज हो गए थे और येक्षिवेन के सामने दौड़ पड़े। उनके पंजे सीधे विशाल आकाश को भेदते हुए येक्षिवेन पर चढ़ गए। मेरे रास्ते से हट जाओ। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो शायद वह पहले ही गिर चुका होता, लेकिन ये येज़िवेन थे, और येज़िवेन जो अभी अभी आगे बढ़े थे। उसके शरीर ने तलवार के अनगिनत प्रभामंडल को तुरंत उगल दिया, जिससे मध्य हवा में तलवार की 3 विशाल बत्तियां बन गईं, जो 3 भयंकर जानवरों की ओर धधक रही थीं। अच्छा नहीं है। जब टेंग यांग ने येज़िवेन के हमले को देखा तो वह तुरंत जान गया कि उसका चुपके से किया गया हमला निराशाजनक था, और जल्दी से येज़िवेन के हाथों से बचने के लिए भयंकर जानवर कठपुतली में हेरफेर किया। लेकिन येक्षिवेन उसे ऐसा अवसर कैसे दे सकती थी। तलवार की 3 बत्तियां उस जगह पर 3 भयंकर जानवरों के बीच से गुजरी, जिससे एक विशाल खूनी छेद निकल गया, एक छोर से दूसरे छोर तक देखा जा सकता था। उस समय 3 भयंकर जानवर अभी भी तीव्र गति से भाग रहे थे। येक्षिवेन ने इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये 3 अशुभ जानवर निर्जीव वस्तुएं थीं, अतः यह तलवार का वार उन्हें मारने के लिए काफी था, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से उनके लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार वे निर्जीव वस्तुएं थीं, तो उन्हें चाकू मारकर कैसे मारा जा सकता है। हालांकि इस समय 5 विशाल अशुभ जानवर अचानक येक्षिवेन की ओर दौड़ पड़े। इन बिना सिर वाले अशुभ जानवरों की गति निस्संदेह पिछले 3 अशुभ जानवरों की तुलना में थोड़ी धीमी थी। हालांकि उनकी भयानक शक्ति पिछले 3 अशुभ जानवरों की तुलना में एक पायदान अधिक थी। उत्कृष्ट रक्षात्मक शक्ति के साथ 2 विशाल भयंकर जानवरों के साथ मिलकर येज़िवेन ने तुरंत इस शातिर 10 कठपुतली संरचना की विभाजन स्थिति को समझ लिया। वास्तव में इसका अपना कर्तव्य था। एक छोटे सैन्य गठन की तरह इससे निपटना बहुत मुश्किल था। हालांकि पैमाना बड़ा नहीं था। 10 अर्धचरणीय आकाशीय क्षेत्र मध्य चरण के भयंकर जानवर थे, जिनमें से किसी एक को केवल येज़िवेन द्वारा आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन जब इन 10 भयंकर जानवरों ने एक सैन्य गठन किया तो यह पर्याप्त था येक्षिवेन के लिए एक बड़ा खतरा बनने के लिए। येज़िवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कड़ाही उठाए और एक बार फिर अधिपति भारोत्तोलन कड़ाही का उपयोग किया, इसे आकाश से नीचे गिरा दिया। डांग तू ज़िवेन की कड़ाही टूट गई, सीधे अनगिनत हवा बिखर गई, जिससे हवा विकृत हो गई, लेकिन यह इन 5 भयंकर जानवरों के शरीर पर नहीं गिरा। इसके बजाय यह अद्भुत रक्षात्मक शक्ति के साथ सीधे भयंकर जानवर के विशाल पंजे पर टूट पड़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण में इस भयंकर जानवर ने अपनी चाल चल दी और येक्षिवेन को रोकने की कीमत की परवाह नहीं की। दरार, हड्डियों के टूटने की बहुत तेज आवाज हुई। इस भयंकर जानवर के पूरे छोटे पहाड़ जैसे पंजे को सीधे येज़िवेन ने तोड़ दिया था। हालांकि यह भयंकर जानवर दहाड़ता भी नहीं था। यह मूल रूप से एक मृत चीज थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक कठपुतली थी जिसे किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। हालांकि इसने येज़िवेन को केवल एक पल के लिए ब्लॉक किया था, लेकिन इसने इन 5 भयंकर जानवरों के लिए पर्याप्त समय जीत लिया था। इन 5 भयंकर जानवरों ने येज़िवेन के सामने तुरंत हमला कर दिया था, और अन्य 3 अत्यंत तेज भयंकर जानवर भी पीछे मुड़ गए थे, हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय टेंग यांग ने उपहास किया और येक्षिवेन को दूर से देखा। इस दौरान उनकी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं। हालांकि यह फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छी उपचार शक्ति तकनीक थी। इस बार तुम बिल्कुल मर चुके हो, देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। टेंग यांग दिल खोलकर हंसे। उसका हृदय प्रसन्नता से छलक रहा था। येज़िवेन ने उसे कई बार बहुत शर्मिंदा किया था क्योंकि वह कहीं से भी प्रकट हो गया था। वास्तव में कुछ ही समय पहले येक्षिवेन ने उसे लगभग पीट कर मार डाला था। उसके हृदय में जो घृणा थी वह साफ नहीं हो सकती थी, भले ही उसमें समुद्र का सारा पानी डाल दिया जाए। डांग 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 डांग। जैसे ही इन 5 अशुभ जानवरों के हमले येक्षिवेन से 3 फीट दूर पहुंचे, 5 तेज और स्पष्ट गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दीं। हालांकि वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। इस समय येज़िवेन के शरीर से एक विशाल देग उठा और उसे पूरी तरह से ढक दिया। यह 8 खजानों का ब्रह्मांड कालड्रॉन था। हालांकि वास्तविक शरीर येज़िवेन के हाथों में था, लेकिन 8 खजाने ब्रह्मांड कड़ाही का अभ्यास करने के बाद येज़िवेन अपने शरीर की रक्षा के लिए स्वचालित रूप से 8 खजाने ब्रह्मांड कड़ाही को संघनित कर सकता था। हालांकि वास्तविक शरीर से तुलना करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण क्षण में अपने शरीर की स्वचालित रूप से रक्षा कर सकता था, जो कि पर्याप्त था। टकराना।
संपूर्ण 8 खजानों का ब्रह्मांड कालड्रॉन इंच दर इंच कांच के टुकड़ों की तरह बिखरने लगा। वह मौके पर ही इन 5 भयंकर जानवरों के भयानक हमले से टूट गया। हालांकि समय बहुत लंबा नहीं था, इसने येकशिवेन के लिए बहुत मूल्यवान समय भी जीत लिया था। बूम! 5 भयंकर जानवरों के हमले मक्खन के माध्यम से एक गर्म चाकू की तरह गिरे, सीधे जमीन में एक विशाल गड्ढे को तोड़ते हुए। बढ़ते वायु प्रवाह ने हवा में हवा का एक विशाल स्तंभ बना दिया, जो ऊपर की ओर बह रहा था। येजिवेन की आकृति सुनहरी रोशनी के पिंड में बदल गई और बीच हवा में गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही उस क्षेत्र को छोड़ चुका था जहां उसे मारा गया था। उसके हाथ में 8 खजाना स्वर्ग और पृथ्वी देख भी उसकी अजीब ताकत से झूल गया था। वाला 8 खजाने ब्रह्मांड कड़ाही ने एक तेज और सुस्त भेदी ध्वनि जारी करते हुए मध्य हवा में शून्य को फाड़ दिया। यह सीधे एक भयंकर जानवर के अचानक हमले की ओर धराशायी हो गया। इस समय रक्षात्मक भयंकर जानवर के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और सीधे येजिवेन द्वारा मौके पर ही नीचे गिरा दिया गया था। बूम! 8 खजानों के देग ने एक अकल्पनीय प्रकाश विकीर्ण किया क्योंकि यह जानवर में धराशायी हो गया। पुची! इस भयंकर जानवर को येजिवेन के 8 ट्रेजे यूनिवर्स कालड्रॉन ने मौके पर ही मांस के पेस्ट में तोड़ दिया। हालांकि ये भयंकर जानवर पहले ही मर चुके थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे मरे थे या नहीं, येजिवेन ने सीधे उन्हें मांस के पेस्ट में तोड़ दिया। टेंग यांग की आत्मा भी एक पल में नष्ट हो गई। वह मांस के पेस्ट के इस द्रव्यमान को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। अगर वह इसे नियंत्रित कर भी लेता तो भी यह बेकार होता। मांस पेस्ट का यह द्रव्यमान बहुत पहले नष्ट हो चुका था। इस समय 3 अत्यंत तेज भयंकर जानवर पहले से ही येकशिवेन के सामने आ गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येजिवेन वास्तव में इतनी आसानी से इस भयंकर जानवर को मांस के पेस्ट में तोड़ सकती है। येकशिवेन ने कोई फालतू हरकत नहीं की। उन्होंने 8 खजाने वाले ब्रह्मांड की कड़ाही को सीधे अपने हाथ में ले लिया। इसने हवा में एक बड़ा निशान बनाया और सीधे एक शातिर जानवर पर बमबारी की। हालांकि यह शक्तिशाली जड़ता कम नहीं हुई। इसने इस शातिर जानवर को सीधे घसीटा और हवा में एक और शातिर जानवर पर बमबारी की। फिर तीसरा शातिर जानवर इस हमले से बच नहीं सका और मौके पर ही मारा गया। टकराना, टकराना, टकराना! इन 3 भयंकर जानवरों को येजिवेन ने हवा में उड़ा दिया और सीधे खून की धुंध के ढेर में बदल गए। जब टेंग यांग ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं और वह खून के आंसू बहाने ही वाला था। ये भयंकर जानवर उसके द्वारा कई वर्षों तक एकत्र किए गए थे। इन भयंकर जानवरों को इकट्ठा करने और उन्हें 10 शातिर कठपुतली सरणी में परिष्कृत करने के लिए उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितना प्रयास किया था और उनकी अधिकांश संपत्ति भी इसमें निवेश की गई थी। अब पलक झपकते ही येजिवेन ने 10 भयंकर जानवरों में से 4 को सीधे कुचल दिया। उसके दिल से खून बह रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह इस समय पीछे नहीं हट सकता। वह केवल येकशिवेन को ही मार सकता था। येजिवेन को मारने के बाद घाटी की यह व्यूह रचना उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकी। उस समय वह अंदर घुस सकता था और खजाना प्राप्त कर सकता था। उस समय उसे टेंग टोंगटियन द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा और किसी भी नुकसान की तुरंत भरपाई की जाएगी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस समय वह केवल अपने दांत पीस सकता था और येकशिवेन पर हमला करने के लिए कठपुतली को नियंत्रित करना जारी रख सकता था। वह एक जानवर की तरह था जो लोगों को निगलना चाहता था और उसकी आंखें ठंडी और उदास थीं। येजिवेन ने उपहास किया। इन 3 परेशान करने वाली मक्खियों के बिना येजिवेन पूरे दिल से खुद को युद्ध के लिए समर्पित कर सकती थी। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि उनके हमलों को अक्सर 2 भयंकर जानवरों द्वारा बेहतर रक्षा के साथ अवरुद्ध कर दिया गया था। वह अन्य भयंकर जानवरों के लिए बिल्कुल भी घातक खतरा पैदा नहीं कर सकता था। मुझे देखने दो कि तुम मुझे कितनी देर तक ब्लॉक कर सकते हो। येजिवेन भी समझती थी कि एक अंगुली को तोड़ने का सिद्धांत 10 अंगुलियों को घायल करने से बेहतर था। उन्होंने मौके पर मौजूद एक भयंकर जानवर का सीधे पीछा किया। टकराना, टकराना, टकराना! हालांकि इस भयंकर जानवर की रक्षात्मक शक्ति बहुत अत्याचारी थी, लेकिन उसके पास येकशिवेन की क्रूर ताकत से निपटने का कोई तरीका नहीं था। देखते ही देखते उसके शरीर की सारी हड्डियां पूरी तरह टूट गईं। यदि इसे किसी जीवित प्राणी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया होता तो यह बहुत पहले मर गया होता। सौभाग्य से यह एक कठपुतली थी, इसलिए यह अब तक कायम रहने में सक्षम थी। टकराना! अंत में इस भयंकर जानवर के सिर को सीधे येजिवेन ने फटते हुए तरबूज की तरह तोड़ दिया। छिपे हुए नियंत्रण तंत्र को भी एक पल में तोड़ दिया गया था और इस भयंकर जानवर को येजिवेन ने जल्दी से मार डाला था। धत्तेरी की! इस समय टेंग यांग अब और परवाह नहीं कर सकता था और व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करना चाहता था। शुआ! उसका फिगर एक पल में गायब हो गया और फिर येकशिवेन के सामने आया और उसके बड़े हाथ ने सीधे येकशिवेन को पकड़ लिया। येजिवेन के हाथ में तुरंत एक तलवार दिखाई दी और यह हवा के साथ बड़ी और बड़ी होती गई और सीधे आकाश में टेंग यांग की ओर कट गई। शुआ! तलवार की रोशनी ने सीधे आसमान में एक भयानक दरार दिखाई और दरार बड़ी और बड़ी होती जा रही थी।
यह सीधे टेंग यांग की दिशा में फैल गया और टेंग यांग के बड़े हाथ से जमकर टकराया। बूम! टक्कर की एक और अत्यंत भयानक ध्वनि सुनाई दी और एक भयानक शक्ति तुरंत लहरों की परतों की तरह बाहर निकली, जिससे एक चौंकाने वाली वायुतरंग बन गई। दूसरी तरफ ये ज़िवेन, जिसने टेंग यांग के आश्चर्यजनक हमले को रोक दिया था, ने अपने हाथ में बड़ी देग पकड़ी और सीधे उसे आसमान से नीचे गिरा दिया। टकराना! एक और भयंकर जानवर को ये ज़िवेन ने उसी जगह मांस के पेस्ट में तोड़ दिया और वह आसमान से नीचे गिर गया। 10 भयंकर जानवरों में से 6 को पहले ही ये ज़िवेन ने बहुत कम समय में नष्ट कर दिया था और केवल 4 ही बचे थे, और वे अब 10 भयंकर जानवरों की कठपुतली व्यूह का आयोजन नहीं कर सकते थे। वे ये ज़िवेन के विरोधी नहीं थे। टकराना, 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 टकराना! केवल 1000 चालों की एक छोटी अवधि में शेष 4 भयंकर पशु कठपुतलियां बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी और ये ज़िवेन द्वारा मांस के पेस्ट के द्रव्यमान में तोड़ दी गईं। विशेष रूप से हर बार एक भयंकर जानवर की कठपुतली को मारा गया, ये ज़िवेन पर दबाव एक परत से कम हो गया था और वध की गति भी तेज थी। बूढ़े कुत्ते, मैं देखना चाहता हूं कि आपने और कौन सी तरकीबें इस्तेमाल नहीं की हैं। ये ज़िवेन ने उपहास किया और टेंग यांग को देखा। इस अवधि के दौरान उसकी आभा भी धीरे धीरे चरम पर पहुंच गई थी और उसके शरीर में उजाड़ रक्त पवित्र फल की ऊर्जा भी इस निरंतर लड़ाई में ये ज़िवेन द्वारा अवशोषित की जा रही थी। हर बार जब वह हमला करता तो उसकी शक्ति थोड़ी बढ़ जाती। इस तरह का परिवर्तन बाहर के लोगों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, लेकिन टेंग यांग जो घटनास्थल पर थे इस परिवर्तन को पूरी तरह से महसूस कर सकते थे। हफ हफ हफ! वह लगातार हाँफ रहा था और वह असामान्य रूप से शर्मिंदा था। भले ही वह अभी अभी भयंकर पशु कठपुतलियों के साथ सेना में शामिल हो जाए, वे ये ज़िवेन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, और यह भी कहा जा सकता था कि वे ये ज़िवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिए गए थे। उसकी आंखों में खौफ छुपा नहीं रह सका। क्या यह व्यक्ति वास्तव में राक्षस है? एक लॉ फेज 8वां स्तर उसे इस तरह दबा सकता है। अगर वह बढ़ता रहा तो खतरा अकल्पनीय होगा। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। ये ज़िवेन ने अपने हाथ में बड़ी कड़ाही लहराई और यह बहुत अत्याचारी था। मुझे मारना चाहते हो? असंभव! मैं चाहता हूं कि तुम सब आज मर जाओ। इस समय टेंग यांग की आंखों में भयानक जानलेवा रोशनी चमक उठी। उसका हाथ शून्य पर चढ़ गया और अचानक एक विशाल स्क्रॉल दिखाई दिया। स्क्रॉल पर मुहरों ने एक रंगीन प्रकाश उत्सर्जित किया और इसमें एक अत्याचारी आभा में उतार चढ़ाव आया। ये ज़िवेन, उसे रोको! इस समय ये मुंह की आवाज़ तुरंत ये ज़िवेन के दिमाग में आ गई। ये ज़िवेन का शरीर लगभग उसी समय हिल रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि टेंग यांग क्या करना चाहता है, फिर चाहे वह कुछ भी करना चाहे, उसे रोकना गलत नहीं था। वह चिल्लाया और सीधे हमला कर दिया। उसके हाथ में तुरंत एक लंबी तलवार दिखाई दी और उसका शरीर तलवार के साथ साथ चलने लगा। उसका शरीर फट गया और टेंग यांग के सामने दौड़ पड़ा, इस बात की परवाह न करते हुए कि वह क्या करना चाहता था। तुरंत ही उसके हाथ में तलवार सीधे चमक उठी। पफ! खून तुरंत बाहर निकल आया और टेंग यांग का सिर सीधे कट गया। ये ज़िवेन टेंग यांग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देख सकती थी और सदमे के निशान थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ज़िवेन आखिरी समय में अपना सिर काट लेगी। बूम! ये ज़िवेन ने टेंग यांग का सिर काट दिया था और अचानक एक अत्याचारी आभा ने तुरंत उस पर बमबारी कर दी। वह वापस लड़ने के लिए बिना किसी ताकत के लगभग नष्ट हो गया था और उसके सामने एक अत्याचारी व्यक्ति कमजोर रूप से दिखाई दिया। ये ज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर पर एक भारी बल पड़ रहा है। उसे प्रतिक्रिया का समय दिए बिना उसे सीधे मौके पर ही कुचल दिया गया। उनके फिगर ने हवा में एक बड़ी दरार पैदा कर दी और इस विशाल बल को ऑफसेट करने से पहले उन्होंने सैकड़ों मील की दूरी तय की। हालांकि उसकी छाती में अभी भी हल्की चोट लगी थी और घुटन का एहसास हो रहा था। वह बेहद हैरान था। वह अब कानून के प्रकटीकरण के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। उसकी ताकत लंबे समय से धरती को चकनाचूर कर देने वाली थी। मूल रूप से टेंग यांग जैसा एक आधा कदम दिव्य क्षेत्र इंटरमीडिएट मास्टर अभी भी उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता था, लेकिन अब वह बिल्कुल भी खतरा नहीं था। अब उसे वास्तव में एक झटके से उड़ते हुए भेजा गया था। उसने ऊपर देखा और एक अत्यंत अत्याचारी आकृति देखी। यह एक बैंगनी वस्त्र पहने एक सुंदर व्यक्ति था, लेकिन उसके माथे पर 2 तराजू थे जो उसकी पहचान को समुद्री जनजाति के सदस्य के रूप में घोषित कर रहे थे। यह सुंदर आदमी अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसकी आकृति प्रभावशाली थी, जैसे आकाश को सहारा देने वाला एक स्तंभ जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा हो। उसके शरीर से अत्यंत खतरनाक आभा निकल रही थी। इस आदमी को प्रकट होते देख शेष सी क्लैन मास्टर्स आश्चर्य में घुटने टेक दिए। युवा मास्टर, नमस्ते। यंग मास्टर, उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि टेंग यांग के हारने के बाद वे मौत से बच नहीं सकते। उन्होंने इस आदमी को इस समय प्रकट होते देखने की उम्मीद नहीं की थी। ये ज़िवेन थोड़ा हैरान दिखी। यह सुनकर लोग उसे पुकारते हैं कि वह कैसे नहीं जान सकता कि सामने वाला कौन है।
यदि उसने सही अनुमान लगाया है तो उसके सामने यह आदमी टेंग यांग का सबसे बड़ा समर्थक टेंग टोंगटियन होना चाहिए। लेकिन टेंग टोंगटियन यहाँ क्यों है? क्या टेंग टोंगटियन ने दिव्य क्षेत्र के कई गुरुओं के साथ खजाने के घर की गहराई में प्रवेश नहीं किया था? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेंग टोंगटियन की साधना पहले ही दिव्य क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। अगर ये जीवेन उसके द्वारा मारा जाता तो न केवल उसकी छाती में हल्का दर्द होता, बल्कि वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो जाता। उसकी मौके पर ही मौत भी हो सकती है। यह दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स का वास्तविक आतंक था। उस समय हाफसटेप दिव्य क्षेत्र के स्वामी कल्पना नहीं कर सकते थे, यह कहने की बात तो दूर है कि ये जिवेन केवल कानून घोषणा क्षेत्र में था। टेंग टोंगटियन, यह टेंग टोंगटियन है। मैंने पहले टेंग टोंगटियन का चित्र देखा है। पूर्वी सागर क्षेत्र में टेंग टोंगटियन समुद्री वंश का एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है। मानव कबीले के कई युवा प्रतिभाएं उसके हाथों मारे गए हैं। इसके अलावा वह निर्दयी और बेईमान है। उससे निपटना बहुत मुश्किल है। जियान वीबो के चेहरे ने वास्तव में कुछ डर प्रकट किया। टेंग यांग के प्रति उसके पास केवल तिरस्कार और गुस्सा था। हालांकि टेंग यांग की ताकत उनकी ताकत से अधिक थी, लेकिन उनके लिए उन्हें पूरी तरह से कुचलना असंभव था। हालांकि टेंग टोंगटियन अलग थे। अब जब टेंग टोंगटियन यहाँ था तो उनमें से कोई भी बचने में सक्षम नहीं होगा। यान फेयांग का चेहरा भी पीला पड़ गया। वह शैतान कबीले का प्रतिभाशाली था, लेकिन वह अज्ञानी नहीं था। कुछ लोगों को उकसाया नहीं जा सकता था और टेंग टोंगटियन उनमें से एक थे। टेंग टोंगटियन ने कई साल पहले स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसकी शक्ति अथाह थी। वह लगभग अजेय था। ये फैंग और अन्य लोगों के चेहरे और भी गंभीर हो गए। नहीं, ये जिवेन, यह कोई भौतिक इकाई नहीं है। यह ऊर्जा छापों का एक समूह है। ये मुंह की आवाज अचानक ये जिवेन के दिमाग में गूंज उठी। ये मुंह की बातें सुनकर ये जिवेन ने करीब से देखा। यह कोई भौतिक इकाई नहीं थी, बल्कि ऊर्जा का एक समूह था। दूसरे शब्दों में, यह टेंग टोंगटियन की आत्मा के निशान से जुड़ी एक ऊर्जा इकाई थी। ये जिवेन तुरंत समझ गई। इसे अभी टेंग यांग के स्क्रॉल से जारी किया जाना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि टेंग यांग के चेहरे पर अभी अभी एक अजीब सी मुस्कान थी। शायद उनकी राय में टेंग यांग के क्लोन के इस वार को जारी करने के बाद ये जिवेन और अन्य मर जाएंगे। वह एक भयानक अस्तित्व था जो उससे बिल्कुल अलग था। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि हालांकि उन्होंने स्पिरिट क्लोन जारी कर दिया था, लेकिन वह उस समय तक जीवित नहीं रहे और ये जिवेन द्वारा उनका सिर काट दिया गया। हालांकि यह स्वयं टेंग टोंगटियन नहीं था, फिर भी इस मौलिक आत्मा के हमशक्ल के पास दिव्य क्षेत्र के बाद के चरण के शिखर की भयानक शक्ति थी। हालांकि इस डोपेलगैंगर और दिव्य क्षेत्र के मूल शरीर के बीच एक मूलभूत अंतर था। यदि स्वर्ग क्षेत्र का वास्तविक शरीर स्वयं प्रकट होता तो वे वास्तव में एक एक करके मर जाते। शायद ये जिवेन अभी भी दानव पंखों के साथ बच सकती थी, लेकिन बाकी लोग वास्तव में मर जाएंगे। अब यह केवल आधा कदम स्वर्ग क्षेत्र का शिखर था, यह अभी भी परिमाण के क्रम में था। इससे निपटने का एक तरीका अभी भी था। यदि यह वास्तव में संभव नहीं था तो मैं अन्य उजाड़ रक्त दैवीय फल भी निगल लूंगा और सफलता प्राप्त करूंगा। ये जिवेन का दिल थोड़ा तेज था। यदि उसे एक मृत अंत के लिए मजबूर किया गया था तो वह केवल ऐसा कर सकता था और युद्ध में फिर से टूटने का प्रयास कर सकता था। हालांकि अब डेसोलेट ब्लड डिवाइन फ्रूट का उपयोग करना कुछ अफसोस की बात थी। उस स्तर पर वह और क्या कर सकता था? क्या तमाशा चल रहा है? टेंग टोंगटियन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, शक्ति से भरा हुआ। भले ही वह उसका वास्तविक शरीर न हो, फिर भी उसके पास अजेय मुद्रा थी जो सामान्य लोगों के पास नहीं हो सकती थी। टेंग टोंगटियन को देखकर ऐसा लग रहा था कि सी रेस के विशेषज्ञों को उनकी रीढ़ मिल गई है। उन्होंने जल्दी से उसे बताया कि अभी अभी क्या हुआ था। टेंग टोंगटियन भौहें चढ़ाए और ठंडेपन से चिल्लाया, कचरा का एक समूह इतना आसान काम भी नहीं कर सकता। मास्टर, कृपया हमें क्षमा करें। मास्टर, कृपया शांत हो जाओ। यह देखकर कि टेंग टोंगटियन गुस्से में था, समुद्री कबीले के स्वामी तुरंत कांप उठे और बार बार क्षमा की भीख मांगने लगे। ये समुद्री कबीले के स्वामी भी आम दिनों में विशेषज्ञ थे, लेकिन टेंग टोंगटियन के सामने वे सबसे विनम्र सेवकों की तरह थे, जमीन पर घुटने टेके हुए थे, इस डर से कि टेंग टोंगटियन दुखी होने पर सीधे उन सभी को मार डालेगा। टेंग टोंगटियन की आंखों में इन कचरे को कुछ भी कहने का मूड नहीं था। उसने टेंग यांग को देखा भी नहीं जिसका सिर काट दिया गया था। मरे हुए लोगों का कोई मूल्य नहीं था और उन्हें देखना अनावश्यक था। उसने ये शिवेन को देखा। आखिरी समय में जब वह बाहर आया, उसने देखा कि ये जिवेन ने तलवार से टेंग यांग का सिर काट दिया। उसकी आंखें थोड़ी दिलचस्पी से चमक उठीं। आप कौन हैं? टेंग टोंगटियन ने कहा, ये कबीले के पास इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा कब थी? ये जिवेन, ये शिवेन ने दिखावा नहीं किया और उठ खड़ी हुई। उसके शरीर पर लगी चोटें भी लगभग ठीक हो चुकी थीं। मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये कबीले में कभी ऐसी प्रतिभा थी, टेंग टोंगटियन ने धीरे से कहा। उसने इसे कम करके दिखाया जैसे कि वह केवल आज क्या खाने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसके शब्दों में ठंडे जानलेवा इरादे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया।
लेकिन ये तो है, इस दुनिया में बहुत सारे जीनियस हैं। जो लोग बड़े नहीं हो सकते वे सभी डॉग शक्ति हैं। टेंग टोंगटियन ने ठंडेपन से कहा, आज तुम सब मर जाओगे। मेरा सामान छीनकर तुम मौत को दावत दे रहे हो। टेंग टोंगटियन ने अपनी हथेली को फैलाया और अचानक अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं उसके हाथ में घनीभूत हो गईं, जिससे एक लंबा भाला बन गया। लंबा भाला उसकी हथेली पर पागलों की तरह घूमता था, घूमते हुए अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अवशोषित करता था। जैसा कि यह अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, लंबा भाला भी हवा के खिलाफ बढ़ता है। जल्द ही यह 1 इंच से बढ़कर 10 फीट से अधिक लंबा हो गया और यह अभी भी पागलपन से बढ़ रहा था। कुछ ही सांसों में लंबा भाला 100 फीट से भी ज्यादा लंबा हो गया था। टेंग टोंगटियन ने अपनी हथेली खोली और लंबे भाले को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसके हाथ की नीली नसें उभर आईं और उसने अचानक भाला फेंक दिया। जीव! एक तेज भेदी ध्वनि तुरंत फैल गई, भाले को कोर के रूप में एक भयानक ध्वनि तरंग को चीरते हुए तुरंत ऊर्जा का एक उन्माद पैदा कर दिया, सभी दिशाओं में व्यापक रूप से फैल गया। वे विशेषज्ञ जो दूर से देख रहे थे केवल यह महसूस कर रहे थे कि भयानक ऊर्जा का उन्माद उनके शरीर पर फूटा है, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पीछे धकेल रहा है। अन्यथा वे गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। और समुद्र कबीले के जो विशेषज्ञ पास थे उन्हें एक पल में उड़ते हुए भेजा गया, वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। चाहे वे पारलौकिक क्षेत्र में हो या दिव्य अस्तित्व क्षेत्र में आधा कदम, कोई अंतर नहीं था। सभी की आंखें खौफ से भर गईं। यहाँ तक दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के बाद के चरण में एक साधारण विशेषज्ञ भी इस तरह की भयानक युद्ध शक्ति को धारण नहीं कर सकता था। यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि टेंग टोंगटियन दिव्य प्राणी क्षेत्र में एक विशेषज्ञ थे कि उनकी मूल आत्मा के हमशक्ल के पास कुछ साधन थे जो केवल दिव्य प्राणी क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास हो सकते थे। और इस लंबे भाले की गति इस कान छिदवाने वाली ध्वनि से भी तेज थी। लंबा भाला एक पल में येज़िवेन के चेहरे के सामने आ गया था, सीधे उसके सिर पर चोट करने वाला था। तभी एक तेज चुभने वाली आवाज सुनाई दी। यह देखा जा सकता था कि इस लंबे भाले की गति सीधे ध्वनि की गति को पार कर गई थी, तेजी से चरम पर। इसमें कुछ भी कल्पना नहीं थी, केवल गति थी। जब यह गति के चरम पर पहुंच गया तो यह दुनिया की हर चीज को मार भी सकता था। इस समय ऐसा लग रहा था कि यह आकाश को तोड़ने वाला है। बर्छी सहित सारा आकाश धराशायी हो गया। येज़िवेन पहले से ही तैयार थी। हालांकि वह जानता था कि यह केवल आत्मा अवतार का एक निशान था और वास्तविक शरीर नहीं था, फिर भी उसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं थी। हालांकि टेंग टोंगटियन का हमला अचानक हुआ था, लेकिन वह घबराया नहीं। यह भाला तेज था पर उसकी गति धीमी नहीं थी। उसके पीछे दानव पंख सीधे फैल गए और सीधे सुनहरी रोशनी के समूह में बदल गए और मध्य हवा में गायब हो गए। शुआ! लंबा भाला सीधे सुनहरी रोशनी के समूह में घुस गया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक यह सीधे येज़िवेन के सिर में नहीं घुसा। यह सीधे घुसा और फिर सीधे घाटी की सबसे बाहरी परिधि में हत्या की सरणी पर विस्फोट कर दिया। बूम! समुद्री गोत्र विशेषज्ञ ने जो मारक व्यूह रचा था वह इस भाले को तनिक भी रोक न सका। यह भाले द्वारा मौके पर ही घुस गया, सीधे ढह गया और शून्य के समूह में बदल गया। लंबे भाले की गति कम नहीं हुई और यह सीधे घाटी की सुरक्षा सरणी पर गिरते हुए आकाश से सीधे गिर गया। बूम! बाहर मारक व्यूह की तुलना में घाटी के ऊपर विशाल व्यूह थोड़ी देर के लिए भी प्रतिरोध नहीं कर सका। वह भी शीशे की तरह मौके पर ही बिखर गया और देखते ही देखते धुएं और धूल के समूह में बदल गया। बूम बूम बूम! अल्पविराम। टू फैंग और अन्य अंततः इस लंबे भाले की भयानक शक्ति को सहन नहीं कर सके। भले ही अधिकांश शक्ति को ऑफसेट करने के लिए एक महान सरणी थी, फिर भी वे मौके पर ही नष्ट हो गए। उन्होंने मुंह से खून बहाया और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भाले की शक्ति वास्तव में इतनी महान थी। इस भाले ने 2 जादुई सारणियों को पल भर में पूरी तरह नष्ट कर दिया था। यह पता चला कि समुद्री दौड़ के विशेषज्ञों ने ये कियान और उसके समूह को फंसाने के लिए इन जादुई व्यूहों का इस्तेमाल किया था। हालांकि वे उसके द्वारा आसानी से नष्ट कर दिए गए थे। शायद ये बातें उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थीं। उसे अपनी ताकत से इन लोगों को फंसाने के लिए इन हत्याकांडों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। वह सीधे उन सभी का वध कर सकता था। इससे उनकी काफी मेहनत बच जाती। उनकी अभिव्यक्ति बर्फीली थी, उसके भावों में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसने येज़िवेन को कुछ आश्चर्य से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन उस हमले को चकमा देने में सक्षम होगी। दूसरे शायद उस हमले के बारे में स्पष्ट नहीं थे, लेकिन वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। एक सामान्य व्यक्ति अपनी पूरी ताकत न लगाने पर भी इसे चकमा नहीं दे पाता। निश्चित रूप से उसके पास कुछ तरकीबें थीं। घाटी में एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया था और गड्ढा के बीच में एक नाजुक आकृति पालथी मारकर बैठी थी। उसके सामने एक बर्फ की ठंडी लंबी तलवार उसके सामने ऊपर नीचे घूम रही थी। ये कियान था। अचानक ये कियान के शरीर से एक दिव्य विधान निकला। ये दैवीय जंजीरें आपस में जुड़ गईं और लंबी तलवार को अपने भीतर बंद कर लिया। उसकी सांस लेने के साथ साथ जंजीरें ऊपर नीचे होने लगीं।
वह इस लंबी तलवार को परिष्कृत कर रही थी। इस लंबी तलवार का पूरा शरीर बर्फ जैसा सफ़ेद था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बर्फ के क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया गया हो। सारे तीखेपन पर ताला लग गया। आकार भले ही थोड़ा अजीब था लेकिन सामान्य था। उनकी साधना के स्तर पर उनमें से किसके पास आंखें और हाथ नहीं थे जो स्वर्ग तक पहुंच सकते थे? वे केवल दिखावे से कैसे मूर्ख बन सकते हैं? स्नो जेड तलवार, टेंग टोंगटियन ने धीरे से कहा। ये कियान, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी हैं। अफवाहें हैं कि आप एक प्राचीन देवी के अवतार हैं। हालांकि बेहतर होगा आप समझदार बने। इस बारे में बात न करें कि आप एक प्राचीन देवी के अवतार हैं या नहीं। यहाँ तक अगर कोई प्राचीन देवी मेरे सामने प्रकट होने का साहस करती है तब भी मैं उसे मार डालूंगा। यदि आप स्नो जेड तलवार सौंपते हैं तो मैं आज आपको जाने दूंगा, नहीं तो तुम में से कोई नहीं जाएगा। टेंग टोंगटियन, क्या तुम भाले का उपयोग नहीं करते? तुम स्नो जेड तलवार के बारे में क्यों नहीं भूल सकते? गड्ढे से एक कर्कश और ठंडी आवाज आई। ये कियान था। स्नो जेड तलवार एक प्राचीन संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण खजाना है। इस बार मैं इस खजाने की तिजोरी में क्यों आया इसका एक छोटा सा हिस्सा स्नो जेड तलवार के लिए है। भाले का उपयोग करने के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ मार्शल आर्ट क्षेत्र, मैं एक बात और 100 चीजें समझ सकता हूँ। तलवार दाव मेरे लिए सिर्फ केक का एक टुकड़ा है। उसने ये कियान की बातों को दिल पर नहीं लिया। ये कियान, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। आप मुझे विलंबित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पास इस स्नो जेड तलवार को परिष्कृत करने का अवसर हो। हालांकि यह बेकार है। स्काई टियर कल्टीवेटर के लिए भी इस स्नो जेड तलवार को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। इतने सालों के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाया है। आप कोई अपवाद नहीं हैं। केवल मेरे हाथों में ही तुम चमक पाओगे। सब दंग रह गए। यह पता चला कि एक कियान समय के लिए रुका हुआ था। उनमें से कुछ ने इसका अनुमान लगाया, लेकिन उन्हें और भी आश्चर्य हुआ कि टेंग टोंगटियन ने कुछ भी नहीं किया, जबकि वह जानता था कि ये कियान समय के लिए रुका हुआ था। यह ऐसा था जैसे उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी, या यूं कहें, वह निश्चित था कि ये कियान कभी भी स्नो जेड तलवार को परिष्कृत नहीं कर पाएगा। उसकी नज़र में गड्ढे में केवल ये कियान था। अंत में उसने बाकी सभी को नज़रअंदाज कर दिया। ये फैंग और अन्य लोग भी इस समय का फायदा उठाकर अपनी चोटों को ठीक कर रहे थे। टेंग टोंगटियन ने उनकी परवाह नहीं की। वह अत्यधिक आत्मविश्वासी थे। ये जिवेन साइड में थी। वह पूरी तरह पहरे पर था। वह किसी भी समय एक कदम उठाने के लिए तैयार था। उसका ध्यान ये कियान की दिशा में गया। यह पता चला कि ये कियान एक कीमती खजाने को परिष्कृत कर रहा था। हालांकि वह स्नो जेड तलवार की उत्पत्ति को नहीं जानता था। यह एक असाधारण मूल वाली एक कीमती तलवार होनी चाहिए, अगर यह ये कियान और टेंग टोंगटियन को इस पर इतना ध्यान दे सके। बात बस इतनी थी कि वह देख नहीं पा रहा था कि उसमें कैसी चमक थी। हो सकता है कि ये कियान ने सारी प्रतिभा को ढक लिया हो। तो क्या हुआ अगर मैं आपको थोड़ा और समय दूं? आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि इतने कम समय में स्नो जेड तलवार को परिष्कृत करना आपके लिए असंभव है। भले ही मैं आपको 100 साल दे दूं, फिर भी आप जीत जाएंगे। मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। टेंग टोंगटियन ने सीधे हमला नहीं किया। यह उनके निर्णायक चरित्र के साथ एक बड़ी विसंगति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से डर रहा हो। उसने ये शिवेन को देखा। ये फैंग और अन्य लोग उसकी उपेक्षा कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे वे किसी चींटी को देख रहे हों। वे इस समय भी उससे बात कर रहे थे। समय के लिए रुक रहा हूं। जो व्यक्ति समय के लिए रुक रहा है वह मैं नहीं हूं। यह तुम हो। ये कियान अंत में फिर से बोली। उसकी ठंडी आंखों ने टेंग टोंगटियन को देखा और कहा, आप अपने मुख्य शरीर के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको रिहा हुए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि आपके मुख्य भाग को खबर मिलनी चाहिए थी। आपको उसके आने का इंतजार करना चाहिए। सब चौंक गए। क्या ऐसा था? यह उनकी पिछली अटकलों से बिल्कुल अलग था। ये कियान नहीं थी जो समय के लिए रुकी हुई थी। यह टेंग टोंगटियन था जो समय के लिए रुक रहा था। यह तार्किक नहीं था। यद्यपि टेंग टोंगटियन अब केवल एक छोटा आत्मा अवतार था, शक्ति के मामले में वह आकाशीय क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों में बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ था। यह दूसरे होने चाहिए जो उससे डरते थे। उसे दूसरों से नहीं डरना चाहिए। हालांकि टेंग टोंगटियन की उपस्थिति को देखते हुए उसका खंडन करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि अगर ऐसा होता तो सब कुछ समझ में आता। कोई आश्चर्य नहीं कि टेंग टोंगटियन इतने लंबे समय से परेशान थे, भले ही उन्होंने महान गठन को नष्ट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज से डर रहा है। वह किससे डरता था? दुर्भाग्य से यह बेकार है। इस समय ये कियान मध्य हवा में सीधा खड़ा था। उसके पतले हाथ ने सीधे स्नो जेड तलवार को पकड़ लिया। बूम! स्नो जेड तलवार अचानक भयानक ठंडी आभा के साथ बह गई। यह क्यूई के एक विशाल स्तंभ में संघनित हो गया और आकाश में उड़ गया। जहां कहीं भी वह गुजरा, पूरा आकाश बर्फ के क्रिस्टल की दुनिया में बदल गया। ठंडी आभा ने तुरंत ठंडी हवा का झोंका उड़ा दिया।
यह हड्डी काटने वाले स्टील के चाकू में बदल गया और सीधे सभी की ओर उड़ गया। टेंग टोंगटियन ने देखा कि ये कियान ने स्नो जेड तलवार पकड़ ली और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इस समय ये कियान बर्फ और बर्फ की देवी की तरह थी। केंद्र के रूप में उसके शरीर के साथ एक विशाल बर्फ का तूफान बना और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को घेर लिया। असंभव, आप वास्तव में स्नो जेड तलवार को परिष्कृत नहीं कर सकते। टेंग टोंगटियन का चेहरा, जो मूल रूप से एक प्राचीन कुएं की तरह शांत था, अब घबराहट का निशान दिखा। उनके चेहरे पर यह अभिव्यक्ति, जो अभी असामान्य रूप से मजबूत थी, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली थी। वास्तव में इतने कम समय में स्नो जेड तलवार को परिष्कृत करना मेरे लिए वास्तव में असंभव है। हालांकि यह आपको मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। ये कियान की अभिव्यक्ति बहुत ठंडी थी। उसके पतले हाथ ने तलवार की मूठ को पूरी तरह पकड़ लिया। अचानक उसका हाथ पूरी तरह से जम गया। इसके अलावा एक चौंका देने वाली तलवार क्यूई स्नो जेड तलवार से निकल गई। यह ठंडा, निर्दयी था और लोगों को निराश करता था। सभी ने स्नो जेड तलवार को घबराहट में देखा। केवल स्नो जेड तलवार की शक्ति ही इस तरह की एक अजीब घटना का कारण बन चुकी थी। अगर वे ये कियान द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत होने तक इंतजार करते तो कोई नहीं जानता था कि दृश्य कितना भयानक होगा। इस समय हर कोई यह समझ रहा था कि एक मजबूत व्यक्तित्व वाले टेंग टोंगटियन को वास्तव में समय के लिए स्टाल लगाने के लिए क्यों बात करनी पड़ी। यह कीमती तलवार वास्तव में अतुलनीय रूप से भयानक थी। कितनी शक्तिशाली लंबी तलवार है। ये ज़िलान ने ये कियान के हाथ में स्नो जेड तलवार को ईर्ष्या से देखा। पूरे समय से वह हमेशा हर किसी की ईर्ष्या का केंद्र रही थी, क्योंकि उसके पास स्वर्ग श्रेणी का दिव्य उपकरण था। हालांकि अब ये कियान के हाथ में स्नो जेड तलवार की तुलना में उसकी एमीपीएसर कुछ भी नहीं थी। यह बहुत अच्छा है। अब जब मास्टर ने स्नो जेड तलवार प्राप्त कर ली है तो उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। जब हम वापस लौटेंगे तो वह पूरे क्लियर मून मंदिर में झाड़ू लगाने और उन गंदी चीजों से छुटकारा पाने में सक्षम होंगे। ये यूनुरो की आंखें चमक उठीं। इन महिलाओं की तुलना में यान फेआंग और जियान वीबो की आंखें काफी धुंधली थीं। वे दोनों ये कियान के प्रशंसक थे, लेकिन सिर्फ उनके सामने के दृश्य को देखकर वे कैसे नहीं जान सकते थे कि उनके और ये कियान के बीच की खाई और बड़ी होती जा रही थी। अतीत में वे अभी भी उसके प्रशंसक हो सकते थे, लेकिन भविष्य में उन्हें डर था कि वह समय दूर नहीं होगा जब उनके पास उसकी ओर देखने की योग्यता भी नहीं होगी। वे सभी चतुर-कुलीन थे। जब उन्होंने यह सोचा तो उनके चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। शायद ऐसी स्वर्गीय महिला वास्तव में एक प्राचीन देवी का पुनर्जन्म थी। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे आम लोग पसंद कर सकें। मेरे ये परिवार में एक और असाधारण व्यक्ति आने वाला है। ये फैंग ने ये कियान के फिगर को देखा और कहने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह ये कियान का प्रशंसक भी था, वह ये परिवार का सदस्य भी था। इस समय ये कियान जितना मजबूत होगा, पूरे ये परिवार को उतना ही अधिक लाभ होगा। कितनी शक्तिशाली तलवार है। मुझे डर है कि यह स्वर्ग श्रेणी के आकाशीय उपकरण से कहीं अधिक है। तो जीवेन ने अपनी आंखें मूंद लीं और कहा, इस स्नो जेड तलवार द्वारा उत्सर्जित आभा से देखते हुए यह 8 खजाने वाले स्वर्ग की कड़ाही की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी था, जिसे ये जीवेन ने महारत हासिल की थी। यहाँ तक इसमें इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर और ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की कुछ विनाशकारी आभा भी थी, जिसे ये जीवेन ने अतीत में देखा था। इसे अब उस शक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है जो सामान्य लोगों के पास होती है। हालांकि यह इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर और ट्रू मार्शल स्टोन स्वॉर्ड से अलग था। इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर और ट्रू मार्शल स्टोन स्वॉर्ड की पूजा इमेजेंस स्कूल और ट्रू मार्शल स्कूल द्वारा दिन रात की जाती थी। दूसरे शब्दों में, वे हमेशा समर्पण की स्थिति में रहते थे। वे किसी भी समय शक्तिशाली युद्ध शक्ति के साथ फूट सकते थे। इनका आभामंडल बहुत ही भयानक और भयानक था। हालांकि यह स्नो जेड तलवार कई वर्षों से मौन प्रतीत हो रही थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मूल मालिक का कई वर्षों तक निधन हो गया था और किसी ने भी इसे फिर से अपने अधीन नहीं किया था। इसलिए वह गहरी नींद में सो गया और उसने अपने ऊपर मुहरों की परतें चढ़ा लीं। इसने स्नो जेड तलवार को नियंत्रित करना बहुत आसान बना दिया। यह ये जीवेन के हाथों इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर से कहीं बेहतर था। हालांकि इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इसे नियंत्रित करना और भी मुश्किल था। यह कहा जाना चाहिए कि इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। ये जीवेन की वर्तमान साधना के साथ उसके पास बलिदान की सही विधि नहीं थी। इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को बलपूर्वक नियंत्रित करने के कारण ये जीवेन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में इसका उपयोग करने में असमर्थ हो गई। वह स्नो जेड सोर्ड जैसा नहीं हो सकता था। हालांकि सील को खोलकर इसकी शक्ति को चरण दर चरण पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता थी, फिर भी यह उसके नियंत्रण में था। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये कियान पूरी तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी, फिर भी वह इसे नियंत्रित कर सकती थी। ये जीवेन का इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर अपनी पूरी शक्ति लगा सकता था,
लेकिन वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। हुश, ये कियान ने पूरी तरह से स्नो जेड तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया। तलवार की रोशनी के फटने से उसका सुंदर चेहरा और भी गोरा दिखने लगा। ये कियान की उपस्थिति ने येज़िवेन को ब्लड वर्ल्ड के उस दृश्य की याद दिला दी जब उसने उसके सामने सभी दुश्मनों को रोक दिया था जब वह एकांत में था। मैं केवल उसकी रखवाली कर रहा हूँ, दूसरों को मुझसे क्या लेना देना। ये कियान, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? मैं तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचने की सलाह देता हूँ। टेंग टोंगटियन के हाव भाव बदल गए। वह अब अपने शांत भाव को बनाए नहीं रख सका। वह स्नो जेड तलवार की भयानक शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। यहाँ तक अगर वह इसका थोड़ा सा भी हिस्सा समझ पाता तो यह घातक होने के लिए काफी था। इसलिए वह समय को विलंबित करना चाहते थे और अपने मुख्य शरीर के आने की प्रतीक्षा करना चाहते थे। जब तक उसका मुख्य शरीर आ जाता तब तक सब कुछ आसानी से सुलझ जाता। दिव्य क्षेत्र के मुख्य भाग के सामने ये कियान कुछ भी नहीं थी, भले ही उसके पास स्नो जेड तलवार हो। लंबी हवा, ये कियान ने ठंडेपन से कहा। उसने मिल्की वे को अपने हाथ में ले लिया। स्नो जेड स्वॉर्ड के संवर्धन के तहत उसकी तलवार की आभा तुरंत एक बर्फीले तूफान में बदल गई जो सभी तरह से बह रही थी। वह जिधर से गुजरा उधर बर्फ के क्रिस्टलों की दुनिया थी। यह अत्यंत प्रतापी था। टेंग टोंटियन ने अपने हाथों को फड़फड़ाया और उसके हाथ में एक चांदी सफेद भाला दिखाई दिया। उसने अचानक भाले से वार किया। उसके हाथ से पहाड़ जैसी आभा फूट पड़ी जो एक राक्षसी दृश्य में बदल गई। भाला तुरंत आकाश में घुस गया, ब्रह्मांड को छेदता हुआ और बर्फ के क्रिस्टल तलवार की आभा को नष्ट करने वाला था। बूम! भयानक टक्कर की आवाज आई। टेंग टोंगटियन के हाथ में भाले से निकलने वाली आभा बर्फ की क्रिस्टल तलवार की कई परतों के माध्यम से टूट गई, लेकिन जल्द ही यह अनगिनत बर्फ क्रिस्टल तलवार की आभा से डूब गई। टकराना, विशाल हिम तलवार क्यूई ने तुरंत अपने लंबे भाले पर वार किया। विशाल बल ने उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की बद्धी को लगभग फाड़ दिया। उसकी हथेली पहले से ही एक खूनी गड़बड़ थी। थम्प थम्प थम्प, वह पीछे हटना जारी रखा, प्रत्येक कदम शून्य को चकनाचूर कर रहा था। 100 मीटर से अधिक पीछे हटने के बाद वह बमुश्किल विशाल बल को तितर बितर कर पाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसे अपनी फटी हथेली की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये कियान की तलवार से उसे काट दिया जाएगा। उसने ये कियान के आकस्मिक हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी उसका अंत इस तरह हुआ। क्या ये कियान और स्नो जेड तलवार वास्तव में इस स्तर पर पहुंच गए थे? केवल टेंग टोंगटियन ही हैरान नहीं थे। यहाँ तक गुप्त रूप से देख रहे विशेषज्ञ भी इस दृश्य को देखकर हौंफने से खुद को रोक नहीं पाए। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि ये कियान इतना शक्तिशाली हो गया था। वह सिर्फ एक तलवार के वार से टेंग टोंगटियन को ऐसी स्थिति में लाने में सक्षम थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने टेंग टोंगटियन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। शायद उसके असली शरीर का इनाम ही ये कियान को उससे डरने पर मजबूर कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि टेंग टोंगटियन समय को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। यह तलवार सचमुच भयानक थी। हालांकि यह कियान की साधना थी जिसने वास्तव में येज़िवेन की भौहें चढ़ा दीं। स्नो जेड तलवार ने बहुत योगदान दिया था, हालांकि यह उसकी अत्याचारी ताकत थी जिसने टेंग टोंगटियन को नुकसान पहुंचाया था। हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियल्म लेट स्टेज। येज़िवेन को उम्मीद नहीं थी कि ये कियान की साधना इतने लंबे समय के बाद इतनी शक्तिशाली होगी। उसने न केवल विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर से अर्धचरण दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया, बल्कि वह अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर भी पहुंची। न केवल उसने ये फैंग और अन्य लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया, बल्कि येज़िवेन भी अपनी गति को पकड़ नहीं पाए। इस समय येज़िवेन अंत में समझ गए कि ये कियान ये परिवार और यहाँ तक पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में क्यों प्रसिद्ध हो सकता है। जब येज़िवेन ने पहली बार ये कियान को देखा था तब वह अपने सबसे निचले स्तर पर थी, इसलिए उसे यह महसूस नहीं हुआ। हालांकि अब उसने वास्तव में उसकी चमकदार प्रतिभा को देखा, एक देवी की तरह जो नश्वर दुनिया में गिर गई थी। ये कियान वास्तव में ये परिवार की गर्वित बेटी है जो कई वर्षों से प्रसिद्ध है। उसकी साधना इतनी शक्तिशाली है, यहाँ तक टेंग टोंगटियन का स्पिरिट अवतार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बहुत अच्छा है। स्थिति पूरी तरह से उल्टी लगती है। उस समय ये कियान ने अपनी चाल चली। उसके हाथ में स्नो जेड तलवार ने उसकी भयावह शक्ति को पूरी तरह से वापस ले लिया था। शायद ये कियान के समृद्ध सच्चे सार के साथ उसके लिए ऐसी अवस्था में स्नो जेड तलवार का उपयोग करना असंभव था। हालांकि भले ही उसने उस अवस्था में स्नो जेड तलवार का उपयोग नहीं किया हो, यह पहले से ही काफी भयानक था। हुश, आगे बढ़ते ही उनका फिगरप्लेट जैसा था। टेंग टोंगटियन ने केवल एक पल के लिए एक धुंधलापन देखा और ये कियान पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ा था। तलवार की आभा नीचे गिर गई और वे सुंदर देवी में परिवर्तित होने लगे। वे एक धारा में बदल गए और बह गए। इन खूबसूरत आकृतियों में ये कियान का फिगर मिला हुआ था।
असली और नकली, नकली और असली। टेंग टोंगटियन के हाव भाव अचानक बदल गए। वह समझ गया कि यह कदम इतना आसान नहीं था। यदि वह समय रहते यह भेद नहीं पाता कि वह असली है या नकली, तो शायद उसे पता भी न चले कि कब उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसके हाथ की शक्ति तुरंत फट गई। गुलाब के फूलों की मूसलाधार आंधी। उन्होंने बताया कि आकाश भाले की चमक से भरा हुआ था और उनका पूरा शरीर सिर से पैर तक नाच रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी तलवार असली थी और कौन सी नकली, उसे बस उनसे बचाव करना था। साथ ही उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत सीमाएं फैल गईं। परत दर परत, एक बाधा की तरह उन्होंने उसकी रक्षा की। वह शायद ही कभी इतना गंभीर हुआ हो। यद्यपि यह उसका वास्तविक शरीर नहीं था, फिर भी उसने आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा किसी की भी परवाह नहीं की। हालांकि ये कियान एक अपवाद थी। वह उसे चोट पहुंचाने और यहां तक कि उसे मारने की क्षमता रखती थी। बूम बूम बूम, तलवार की आभा और भाले की आभा हर पल टकराती थी। असंख्य तलवार प्रभामंडल और भाला प्रभामंडल एक दूसरे पर बमबारी करते रहे, जिससे आकाश में निरंतर विस्फोट होते रहे। पश्चिम से एक तलवार, ये कियान ने ठंडेपन से कहा। एक ठंडी रोशनी सीधे भाले की आभा की परतों में घुस गई। जब भाले की आभा इस ठंडे प्रकाश के संपर्क में आई, तो यह टोफू को छूने वाले नमकीन की तरह थी। यह पूरी तरह से ढह गया। ये कियान की तलवार आभा का विरोध करने में असमर्थ। टकराना टकराना टकराना, ये कियान की तलवार की आभा एक के बाद एक उसके शरीर की सीमाओं को पार कर गई, पूरी तरह से ढह गई। कोई भाग्य नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ताकत से टेंग टोंगटियन को पूरी तरह से दबा सकती है। इस समय टेंग टोंगटियन ने ये कियान की ठंडी रोशनी को पहले ही देख लिया था। लड़ते लड़ते वह तेजी से पीछे हट गया। वह पहले से ही ये कियान के सामने आने वाले खतरे को महसूस कर सकता था। इस समय वह अंत में समझ गया कि ये कियान साधारण से बहुत दूर था। यहाँ तक स्नो जेड तलवार के बिना भी, बस उसने जो तरीके दिखाए उसके आधार पर, वह शायद उससे बहुत ऊपर थी। उसे घबराहट होने लगी। यद्यपि वह अपने मूल शरीर में नहीं था, यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसका मूल शरीर दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ था। इसलिए वास्तव में उसके पास आकाशीय क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की कुछ शक्तियां और विधियां भी थीं, जिसने सामान्य विशेषज्ञों को दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में आधा कदम बना दिया था, जो उसके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। वे उसके द्वारा 2 या 3 चालों में पूरी तरह से मारे जा सकते थे। हालांकि ये कियान उससे भी अधिक अत्याचारी था। इसे एक विसंगति कहा जाना था। इस तरह की साधना से वह उन कुछ प्रतिभाओं के साथ पूरी तरह से तुलना कर सकती थी। वे सभी लोग लाखों में एक जीनियस थे। यद्यपि उनमें से प्रत्येक दिव्य क्षेत्र के बाद के चरण में केवल आधा कदम था, उन सभी की अपनी विशेष विधियां थीं। यहाँ तक अगर दिव्य क्षेत्र में एक विशेषज्ञ ने हमला किया, तो वे उन्हें खत्म करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। क्या ये कियान पहले ही इस स्तर पर पहुंच गया था? ऐसे कई विचार उसके दिमाग में एक पल में कौंध गए। यह सिर्फ एक चमकदार रोशनी है, ये कियान ने ठंडेपन से कहा। मैं पहले हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन आप बहुत आक्रामक थे। अब आपके लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। उसके हाथ की ठंडी रोशनी ने अनगिनत बर्फीले तूफानों को फिर से बहा दिया। एक पल में सैकड़ों मील जम गए। ओह तेरी! टेंग टोंगटियन के पास चकमा देने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वह पूरी तरह से बर्फीले तूफान से घिर गया था और उसका पूरा शरीर एक विशाल बर्फ की मूर्ति में बदल गया था। हालांकि यह बारीकी से पीछे हो गया। बूम! एक जोरदार विस्फोट के साथ बर्फ की विशाल मूर्ति सीधे मौके पर ही फट गई। बर्फ का तूफान उसे एक पल के लिए ही जमा सकता था। हालांकि ये कियान केवल यही क्षण चाहती थी। इतना काफी था। टेंग टोंगटियन के शरीर पर तुरंत एक ठंडी रोशनी गिर गई थी। टेंग टोंगटियन, जो अभी अभी बर्फ की मूर्ति से बाहर आया था, अभी भी थोड़ा सुन्न था। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वह मौके पर ही मारा गया। ये कियान, तुम्हें निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा, टेंग टोंगटियन चिल्लाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल पागलपन का आभास था। आखिरकार वह केवल आत्मा का एक अंश था, वास्तविक शरीर बिल्कुल नहीं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मर गया या नहीं। मेरा असली शरीर निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। तो चलो उसके आने का इंतजार करते हैं। ये कियान की अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। डरा हुआ दिखने की तो बात ही छोड़िए। न केवल उसके हाथ में तलवार धीमी नहीं हुई, बल्कि वह तेज गति से नीचे गिर गई। पफट! टेंग टोंगटियन का पूरा शरीर सीधे बीच में फट गया था। वह खूनी लुगदी में नहीं बदला, बल्कि सीधे मौके पर ऊर्जा के 2 समूहों में बदल गया। वह बीच में ही टूट गया था और टेंग टोंगटियन की इससे जुड़ी आत्मा एक पल में नष्ट हो गई थी। यह सिर्फ एक तलवार थी, लेकिन टेंग टोंगटियन पूरी तरह से मारा गया था। हालांकि यह केवल आत्मा की एक फुसफुसाहट थी, लेकिन यह आसपास के लोगों को झकझोर देने के लिए काफी थी। दूर से देख रहे विभिन्न जातियों के योद्धा भी अपने सामने के दृश्य को अपने मुंह से ताबड़तोड़ देख रहे थे।
वे टेंग टोंगटियन के क्लोन को देखकर थोड़े अवाक रह गए, जिसे आधा काट दिया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशेषज्ञ किस जाति से थे, उनके लिए यह असंभव था कि उन्होंने टेंग टोंगटियन की प्रतिष्ठा के बारे में न सुना हो। वे यह भी जानते थे कि वह आकाशीय क्षेत्र का विशेषज्ञ था। उनके लिए दिव्य क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को भड़काने की पहल करना अकल्पनीय था। यह बस एक मृत अंत था। आम लोग ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हालांकि ये कियान ने ऐसा किया था और वह बहुत सीधी थी। हर किसी ने ये कियान को इस तरह देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। अब जब ये कियान ने टेंग टोंगटियन के अवतार को मार दिया है, तो टेंग टोंगटियन को कैसे जाने दिया जा सकता है? लेकिन यह कहना वास्तव में कठिन है। टेंग टोंगटियन मजबूत है, लेकिन ये परिवार एक धक्का देने वाला नहीं है। परिवार में कई स्वामी भी हैं। एक और बड़ी टक्कर, हा, यह और भी दिलचस्प है। कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। ये कियान ने शांति से स्नो जेड तलवार को हटा दिया। स्नो जेड तलवार की शक्ति हर किसी की कल्पना से बहुत दूर थी। हर कोई देख सकता था कि यद्यपि ये कियान की ताकत अभी भी टेंग टोंगटियन के आत्मा अवतार से ऊपर थी, वह उसे इतनी आसानी से और बड़े करीने से मार सकती थी क्योंकि उसने स्नो जेड तलवार की शक्ति उधार ली थी। बहन कियान, आप बहुत शक्तिशाली हैं। छोटी लड़की ये झीलन बाहर कूदकर चिल्लाए। जब सी रेस के विशेषज्ञों ने देखा कि उनके सबसे बड़े समर्थक टेंग टोंगटियन को भी तलवार के एक वार से मार दिया गया था, तो वे तुरंत अपनी बुद्धि से डर गए और जल्दी से भाग गए। ये कियान का उन सभी को मारने का इरादा नहीं था। ये लोग सिर्फ छोटे फ्राई थे। टेंग यांग और टेंग टोंगटियन की मूल आत्मा की मृत्यु के साथ वे अब और महत्वपूर्ण नहीं थे। वे केवल तुच्छ मामले थे। इस दौरान तमाशबीन भी तितर बितर हो गए। उन्होंने देखना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये कियान अतुलनीय रूप से ठंडी लग रही थी। अगर वह बुरे मूड में होती और उन सभी को मार देती, तो उनके पास रोने की भी जगह नहीं होती। यहाँ तक अगर ये कियान ने उन्हें नहीं मारा था, तो सिर्फ ये ज़िवेन ही उन्हें बिना दफनाने की जगह के मरने के लिए काफ़ी था। उन्होंने अभी अभी ये ज़िवेन की ताकत देखी थी। टेंग यांग उनके विरोधी बिल्कुल नहीं थे। ये ज़िवेन ये कियान के सामने आया और मुस्कुराया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप एक झटके में आधे कदम वाले आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाएंगे। ऐसा लगता है कि आप दिव्य क्षेत्र से दूर नहीं हैं। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? आधा कदम दिव्य क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर है। हालांकि यह आधा कदम खाई की तरह है। ये कियान ने अपना सिर हिलाया। वह अपने दिल में बहुत आश्वस्त नहीं थी। न केवल ये कियान बल्कि ये फैंग और अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। वैसे भी आपकी प्रगति वास्तव में डरावनी है। आप निश्चित रूप से चीट कोड का उपयोग कर रहे हैं। ये ज़िवेन ने उसके सुंदर चेहरे को देखा और कहा, तुम वास्तव में एक देवी का अवतार नहीं हो। क्या तुम हो? आप क्या सोचते हैं? एक शरारती अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए ये कियान हंसी। उन्होंने ये कियान का ऐसा पक्ष कभी नहीं देखा था। ये कियान हमेशा ठंडी और अलग रही थी, लेकिन अब उसने ऐसी शरारती अभिव्यक्ति प्रकट की। हालांकि यह केवल एक पल के लिए ही चला, इससे पहले कि इसने तुरंत खुद को रोक लिया। इससे सभी को लगा कि उन्होंने गलत देखा है। क्या आप बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से गुजरने के लिए एक जगह खोजना चाहते हैं और पहले स्नो जेड तलवार को परिष्कृत करना चाहते हैं? ये ज़िवेन ने पूछा। हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते। एक बार टेंग टोंगटियन के आने के बाद यह बुरा होगा। यह जरूरी नहीं है। यह स्नो जेड तलवार, जैसा कि टेंग टोंगटियन ने अभी अभी कहा, मेरे वर्तमान कौशल के साथ इसे पूरी तरह से परिष्कृत करना असंभव है, भले ही मैं 100 साल तक बलिदान कर दूं। ये कियान ने अपना सिर हिलाया और कहा। ये ज़िवेन नहीं बोली। वह इस कथन से सहमत था क्योंकि उसके पास इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर भी था। अपने कौशल के साथ 100 साल या कुछ 100 वर्षों में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को परिष्कृत करना असंभव था क्योंकि उसका दायरा अभी भी बहुत कम था। अतीत में इमेजेंस स्कूल इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को नियंत्रित कर सकता था क्योंकि पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विशेष बलिदान पद्धति के कारण इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को परिष्कृत किया गया था। फिर भी जब भी इसका उपयोग किया गया, तब भी इसके लिए अनगिनत संसाधनों की आवश्यकता थी। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को परिष्कृत करने में सारा समय खर्च करने के बजाय खेती पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर था। जब खेती में वृद्धि हुई तो उभरने वाले अमर संहारक कृपाण को परिष्कृत करना समय की बात होगी। फिर हम आगे कहाँ जा रहे हैं? ये ज़िलान ने पूछा। मैं तुरंत ये परिवार में वापस आऊंगा। ये कियान ने कहा, अपनी ताकत से हमने मूल रूप से खजाने के घर में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। यदि हम जारी रखते हैं तो बहुत संभावना है कि टेंग टोंगटियन हमें ढूंढ लेंगे। कियान सही कह रही है। हमारी ताकत के साथ हमारे लिए जारी रहना असंभव है। यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो यह कई स्वर्ग स्तरीय विशेषज्ञों का युद्ध क्षेत्र होगा। हमारी ताकत के साथ केवल मौत हमारा इंतजार कर रही है। ये फैंग ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। वे अपनी ताकत को अच्छी तरह जानते थे।
हालांकि वे जानते थे कि असली खजाना अभी भी अंदर है, अपनी ताकत से अगर वे इस पर जोर देते हैं तो यह एक बेहद खतरनाक चीज होगी। वे स्वर्ग श्रेणी के विशेषज्ञों के आतंक से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं थे। वे सभी अपने परिवारों से सीखे हुए थे और स्वर्ग के स्तर के विशेषज्ञों की उन्हें बहुत गहरी समझ थी। ये कियान के पास अभी भी कुछ मौका हो सकता है। यदि वह अशांत जल में मछली पकड़ती है तो उसके पास कुछ महान खजाने प्राप्त करने का अवसर हो सकता है, लेकिन उनके पास ऐसा अवसर बिल्कुल नहीं होगा। उनकी ताकत बहुत दूर थी। सभी ने ये शिवेन की ओर देखा क्योंकि केवल वही एक था जिसने अभी तक अपनी स्थिति व्यक्त नहीं की थी। दूसरे शब्दों में, हर किसी की तुलना में ये शिवेन कमोबेश इस छोटे से समूह से दूर जा रही थी। वे ये शिवेन की ओर से निर्णय नहीं ले सकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये शिवेन उनसे अलग थी। शुरू से ही वह उनसे बिल्कुल अलग थे। वे किस बारे में चिंतित थे, ये शिवेन शायद इसकी चिंता न करें। निश्चित रूप से, जब ये शिवेन ने अपना मुंह खोला, मैं पहले रहना चुनूंगा, ये शिवेन ने कहा। ये शिवेन ने कारण नहीं बताया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि हर कोई हैरान है। इन लोगों में ये शिवेन हमेशा से एक संकी व्यक्ति रही है। हो सकता है कि उन्होंने ये शिवेन की ताकत के बारे में ज्यादा नहीं सोचा हो, लेकिन टेंग यांग को मारने की लड़ाई देखने के बाद उन्होंने देखा था कि ये शिवेन की ताकत हर किसी से ऊपर थी। हालांकि वह ये कियान जितना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी वह उनसे कहीं ज्यादा मजबूत था। मैं भी रहूंगा। अचानक ये कियान ने अचानक अपना विचार बदल दिया और कहा। सभी ने ये कियान को आश्चर्य से देखा। यहाँ तक ये शिवेन भी कोई अपवाद नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि ये कियान ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। यान फेयांग और जियान वीबो ने ये कियान और ये शिवेन को देखा। उनकी आंखों में अर्थ समझना मुश्किल था। हालांकि ये फैंग ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर मैं भी रहूंगा। ये जिलान ने अपना मुंह खोला और कहा। बकवास, तुम क्यों रुकना चाहते हो? हर कोई देख सकता है कि हाउस मास्टर और ये शिवेन बहुत मजबूत हैं। अगर तुम रहोगे तो तुम उनके लिए बोझ बन जाओगे। इस समय ये यूनुरो ने अपना मुंह खोला और कहा। ये जिलान ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि वास्तव में ऐसा ही था। फिर उसने कुछ उदास तरीके से सिर हिलाया। चूंकि वे पहले ही अपना निर्णय ले चुके थे, इसलिए वे और नहीं रुके, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि टेंग टोंटियन के जल्द ही प्रकट होने की संभावना है। यदि वे अभी नहीं जाते और टेंग टोंटियन द्वारा लक्षित होते तो केवल मृत्यु उनका इंतजार करती। जल्द ही सभी के चले जाने के बाद केवल ये कियान और ये शिवेन ही बचे थे। आप क्यों रहना चाहते हैं? ये शिवेन ने अपना मुंह खोला और कहा। आपकी ताकत मेरे जितनी अच्छी नहीं है। अगर आप रहना चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता? ये कियान ने जवाब में पूछा। मेरे पास स्वाभाविक रूप से मेरे अपने साधन हैं। अगर मेरा सामना टेंग टोंटियन से होता है, भले ही मैं उसे हरा न सकूं, फिर भी मैं बच सकता हूं। ये शिवेन ने भौहें चढ़ाकर कहा। मुझे नीचे मत देखो। ये कियान ने अपनी नाक सिकोड़ ली और कुछ शरारती नजरों से कहा। इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं? ये कियान ने पूछा। मैं दिव्य वस्तुओं को थूकना शुरू करने के लिए असली खजाने के घर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर मैं देखूंगा कि क्या मैं उनमें से एक या दो को छीन सकता हूँ। फिर मैं सुरक्षित बच निकलूंगा। ये शिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा। ये कियान ने अपनी खूबसूरत आंखों से ये शिवेन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना महत्वाकांक्षी होगा। यह खजाना घर पूरी दुनिया के रूप में जाना जाता था। उसमें अनेक खजाने और दैवीय वस्तुएं थीं। हालांकि पूरे खजाने के घर का सार खजाने के सबसे गहरे हिस्से में था, आंतरिक खजाना। भीतर का कोषागार इतना बड़ा नहीं था जितना कि सारी दुनिया का बाह्य कोषागार। हालांकि खजाने के घर का असली सार आंतरिक खजाने में केंद्रित था। जब भी पूरा खजाना घर बंद होने वाला होता तो वह कुछ दिव्य वस्तुओं, खजानों या स्वर्गीय खजानों को बाहर निकालने लगता। अब कई स्वर्गीय खजाने, जिनमें 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी, देग, स्नो जेड, तलवार इत्यादि शामिल हैं, इस तरह से उगल दिए गए थे। इसलिए इस बार हर बार बड़ी संख्या में विशेषज्ञ पूरे खजाने के सामने इकट्ठा होंगे। वे कई दिव्य वस्तुओं को थूकने के लिए खजाने के घर की प्रतीक्षा करने लगते। यदि वे उनमें से एक या दो को रोक सकते हैं तो वे वास्तव में एक भाग्य बना लेंगे। 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी, देग और हिमजेद तलवार की तरह उनमें से किसी को भी बाहरी दुनिया में एक अमूल्य खजाना कहा जा सकता है। जो कमजोर थे वे केवल उन दैवीय वस्तुओं के लिए पूरे बाहरी खजाने की खोज कर सकते थे जिन्हें खजाना घर ने पिछली बार उगल दिया था। अगर वे भाग्यशाली होते तो वे उनमें से एक या दो को उठा सकते थे। यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। यदि किसी का भाग्य विशेष रूप से अच्छा नहीं होता तो उसे पाना सर्वथा असंभव होता। 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कड़ाही इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये कबीले के एक वरिष्ठ ने सड़े हुए पानी की नदी तक 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कड़ाही का पालन किया था। हालांकि वह समय पर 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कड़ाही को वश में करने में सक्षम नहीं था। वह जल्दबाजी में केवल 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी देग को दबा सकता था।
बाद में इस मामले को दर्ज करने वाला पत्र कई हाथों से गुजरा और ये जिंग के हाथों समाप्त हो गया। फिर वह लोगों को 8 खजानों स्वर्ग और पृथ्वी देख का शिकार करने के लिए लाया। अगर येज़ेवेन ने इस समय कार्रवाई नहीं की होती तो शायद ये जिंग अंत में सफल हो जाती। उस स्थिति में वह निस्संदेह उस बाघ के समान होगा जिसके पंख बढ़ गए थे। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई होगी। भले ही एक शिवेन की युद्ध शक्ति उससे अधिक मजबूत थी, शायद एक शिवेन उसे घायल नहीं कर पाएगी। हालांकि यह केवल एक धारणा थी, क्योंकि 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कालड्रॉन अंत में येज़ेवेन के हाथों में गिर गया था। इसलिए उन वास्तव में महत्वाकांक्षी लोगों के लिए ट्रेजर हाउस के संचालन के पहले 2 साल सिर्फ एक औपचारिकता थी। जो लोग येज़ेवेन या एक यानकियान जैसे 1 या 2 खजाने पाने के लिए भाग्यशाली थे, वे पहले से ही बहुत भाग्यशाली थे। अधिकांश लोग अपने आप को संयमित कर रहे थे, अपनी शक्ति में सुधार कर रहे थे और अपनी स्थिति को बेहतर स्थिति में सुधार कर रहे थे, दिव्य वस्तुओं के अंतिम भोज की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक शानदार दावत।